बिस्तर पे बैठ के सिर्फ स्टॉक मार्केट के काम होता है। और आपने स्टॉक मार्केट पकड़ी थी। मैंने वहाँ पे भी आईसीयू में भी हाँ। मैंने स्टॉक मार्केट पकड़ी था। मैं अपना ज़हन इधर लेके ही नहीं जाता था कि मैं बीमार हूँ। कॉलिंग कार्ड मैं लेके आया पाकिस्तान में। अच्छा, वो आप लेकर आए? जी जी, ये पीटीसीएल को भी मैंने डिज़ाइन करके दिया कॉलिंग कार्ड, पीटीसीएल कॉलिंग कार्ड। इधर कल्चर ये है कि तुमने इतना कमाया कैसे। हाँ। ये हर बंदे का सवाल है, चाहे वो फौजी है चाहे वो ब्यूरोक्रेट है। जब मैं ये चार्ट देखता हूँ किसी भी चीज़ का, तो मैं उसको ये नहीं देखता कि ये कैंडल स्टिक है। मैं ये देखता हूँ कि हर कैंडल स्टिक पे लोग लड़ रहे हैं। ये उसमें बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं, और हर टाइम फ्रेम में, चाहे वो मंथली है चाहे वो 1 मिनट है, वो लड़ाई जारी है। ये जो एड्रेनलिन रश है, ये इंसान को पागल बनाता है। आपको चाहे जितने भले फंडामेंटल्स आते हों, जितने मर्जी आपको टेक्निकल एनालिसिस आते हों, जब तक आप साइकोलॉजिकली ट्रेन नहीं होंगे मार्केट में। और मैं उसकी हमेशा मिसाल दिया करता हूँ कि अगर ये जो कसाई है वो अगर महारत नहीं रखेगा और उसको खून से डर लगता है तो वो छुरी हमेशा गलत करेगा। कामयाबी पे आपने उछलना नहीं, नॉर्मल बिहेव करना है। तो ये तो होता रहता है, जिस तरह लॉस होता है इसी तरह कामयाबी भी होती है। तो आप फौरी तौर पे ना बाहर निकलेंगे एक्साइटमेंट में, क्योंकि जो आप गलती कर लेते हैं। अब ये देखें, जिस तरह मैं ये कहता हूँ कि अब ये 70 से ऊपर आ रहा है सही से, पिछले 1.5-2 माह से मार्केट जा रही है कि जो बेवकूफ़ लोग हैं वो बाहर बैठे हुए हैं कि जी मार्केट तो ओवरबॉट है। मैं कहता हूँ कि इसमें आप रोज़ाना पैसा डालें, हर शेयर के अंदर रोज़ाना 8-10 रुपये बना दें। हफ्ते के कितने पैसे कमाए होंगे अभी तक? मेरे तो जी जितने सीडीसी में पड़ा, मेरे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सारी कंपनियों की इन्वेस्टमेंट करोड़ों में ही होगी ना? करोड़ों में। हाँ, आप एनालिस्ट तो बन सकते हैं। आप हमेशा वो कहते हैं ना कि ट्रेडर बनना डिफरेंट है। ट्रेडिंग से मुराद ये कि पैसा डालना। जैसे ही आप अपना पैसा डालते हैं तो आपके हाथ पांव फूलना शुरू होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ समाया टॉक्स। पाकिस्तान में आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट के लॉसेस वाले तो बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, लेकिन जो प्रॉफिट कर रहे हैं, जो सालों साल से इस मार्केट में बैठे हुए हैं, और वो मेरे तो नहीं ख्याल कोई बंदा मैंने देखा था जो कि आके गए अनटिल नाउ। मैं काफ़ी अरसे से डॉक्टर साहब को जानता हूँ। डॉक्टर मसूद इज़ टुडेज गेस्ट एंड द थिंग विच आई वांटेड टू हाईलाइट हेयर कि इनकी जो जर्नी है माशाल्लाह इनटू द इन्वेस्टमेंट, और प्लस क्योंकि हम लोगों को सक्सेस स्टोरीज सुनने को नहीं मिलती, तो सॉर्ट ऑफ एक मोटिवेशन लेवल मैं देखता हूँ कि हमारे माशरे में लोगों का कम है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो एक आज का मकसद ये भी था कि टू अंडरस्टैंड हिज जर्नी एंड टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज़ मेकिंग हिज इन्वेस्टमेंट, और किस तरह आप अपने बिजनेसेस के साथ या अगर आप जॉब कर रहे हैं उसके साथ रह कर भी आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मसूद साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम जी, आपका क्या हाल है? सर ठीक ठाक। अच्छा, मैं बिफोर गेटिंग इनटू द इन्वेस्टमेंट साइज मैं चाह रहा था कि एक आपकी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त जर्नी है, उसको अगर हम कैप्चर कर सकें, एंड आई पर्सनली बिलीव कि उस जर्नी के अंदर ही इतनी ज़्यादा लोगों के लिए स्टोरीज़ होंगी टू अंडरस्टैंड जो शायद प्रैक्टिकली हमें कहीं से ना सुनने को मिले। सो अगर आप थोड़ा सा ब्रीफली, आप पहले तो अपनी फैमिली के बारे में बता दें कि बैकग्राउंड क्या था, फिर आप अगर उधर से स्टार्ट करके एजुकेशन और उधर से कर लें, किस तरह आप करेंगे? हाँ जी। सबसे पहले तो जी मेरे लेट फादर, उनका नाम मियाँ अब्दुल रशीद था और है, और उनकी डेथ हो गई थी 2018 में। और मेरी मदर थी, उनको पार्किंसन प्लस हुआ था और उनकी डेथ 2016 में हुई थी। तो वो फादर मेरे बैंकर थे और पुराने बैंकर थे, और यूबीएल में आगा हसन आबदी उस वक़्त प्रेसिडेंट थे। उन्होंने उनको हायर किया था एज सिंपल ऑफिसर मुल्तान में। ये कब, किस ईयर की बात? 1960 में। 1960, उसी साल मैं पैदा हुआ था। ठीक है। और साइकिल पे थे। अच्छा। और उससे उन्होंने एमए किया था इकोनॉमिक्स में और इंग्लिश लिटरेचर में गवर्नमेंट कॉलेज से। 2 एमए उन्होंने किए थे। तो वो जो है जब वहाँ बैंक में गए तो फिर उसके बाद वो कराची ट्रांसफ़र हुए, और उसके बाद फिर वो मुख्तलिफ़ जगहों पे फिर प्रमोट होते होते मैनेजर से फिर वो सीनियर मैनेजर, और फिर सरगोदा में जिस तरह उन्होंने आके पहली ब्रांच खोली थी कचहरी बाज़ार में, इसी तरह फैसलाबाद में यूबीएल की सबसे पहली ब्रांच उन्होंने खोली थी।
तो जो यूबीएल के लोग हैं वो उनको बहुत अच्छी तरह जानते पहचानते हैं, जो पुराने लोग हैं, और अभी नए वाले भी, क्योंकि वो काफ़ी एक तो स्ट्रिक्ट थे कि वो हॉल के अंदर एक जो होते हैं ना बड़ा हॉल, और काफ़ी वो बजिंग साउंड आ रही होती है, तो जब वो दाखिल होते थे ना तो पिन ड्रॉप साइलेंस, वो नीला गुंबद ब्रांच में 300-400 बंदा काम करता था। लेकिन अभी भी लोग सब एग्री करेंगे कि जब मेरे वालिद साहब दाखिल होते थे ब्रांच में तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। हालांकि यूनियन भी होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन है कि वो क्योंकि डिसिप्लिन वाले आदमी थे ना, और उनका डिसिप्लिन ये था कि उन्होंने रोज़ वॉक करनी है, उन्होंने टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है, और वो एक जब तक आप एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम नहीं करेंगे ना ज़िंदगी में, आप तरक्की नहीं कर सकते। और अगर आपकी लाइफ हैपहैज़र्ड होगी और डिसिप्लिन लेस होगी, जिसमें आपको मर्ज़ी से उठे मर्ज़ी से चले गए, शादी ब्याह पे 3 महीने की छुट्टी पे चले गए, ठीक है ना, ये सारे ये बुरी आदत है। आप समझेंगे कि ये चीज़ तो सारी दुनिया से करती है, तो जो सारी दुनिया करती है वो ज़रूरी नहीं कि हम करें। अगर हमने ज़िंदगी में तरक्की करनी है तो हमें कोई ना कोई अपना रोल मॉडल पकड़ना पड़ेगा। तो उसमें मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, मेरी 3 बहनें थीं और अकेला मैं लड़का था। और आपकी एजुकेशन सारी कराची में हुई थी? नहीं, मैं तो पूरे पाकिस्तान में, कभी लासाल मैं शुरू प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल सरगोदा में किया, और उसके बाद फिर लासाल में रहा, फिर डिवीजन पब्लिक स्कूल में रहा, फिर एबटाबाद पब्लिक स्कूल में रहा, फिर वहाँ से एबटाबाद पब्लिक जी जी। आपकी मैट्रिक है क्या है वैसे वहाँ से? नहीं, वहाँ पे मैं तो सिर्फ 1 साल के लिए रहा था। अच्छा। वहाँ पे कैशपोल साहब थे और उन्होंने ज़बरदस्ती फिर मुझे हसन अब्दाल का एग्ज़ाम दिलवा दिया। मेरे वालिद साहब को उन्होंने बुलाया, वहाँ पे बहुत रेनाउंड एजुकेशनिस्ट थे, वो हसन अब्दाल के प्रिंसिपल भी थे। उनके ऊपर सिर्फ 500 रुपये का ऑडिट ऑब्जेक्शन आया था, तो उन्होंने वहाँ पे रिज़ाइन कर दिया था। अभी उनकी जो है ना कब्र, वो भी हसन अब्दाल में ही बनी हुई है। तो उन्होंने मेरे वाले साहब को बुलाया कि उन्होंने कहा कि इसको कहें कि ये एग्ज़ाम दे उधर हसन अब्दाल का। तो मुझे तो इवन पता भी नहीं था कि हसन अब्दाल का एग्ज़ाम देना है, तो ज़बरदस्ती आए और मुझे वो ले गए, और वहाँ पे सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर में पता चला जी आज एग्ज़ाम है। तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया। मैं कहा मैंने किस क्लास पे आप हसन अब्दाल? जी 8th क्लास। 8th क्लास। और ये अब किस सन की बात है? 1974। आपने फिर एफएससी हसन अब्दाल में? जी, एफएससी मैंने हसन अब्दाल से किया था। ठीक है। तो वो फिर हसन अब्दाल में ये था कि उसका भी मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या, जो शाहनवाज़ भुट्टो था ना, वो हमारे से 1 साल सीनियर हमारे से एंटर हुआ था हसन अब्दाल में। हसन अब्दाल, अच्छा। हुआ ये था कि वो जो है ना सिगरेट पीता हुआ भुट्टो साहब ने उसको पकड़ लिया था सुबह 3-4। ये बेनज़ीर के भाई की बात हम करें? जी, ये जो है ना मुर्तज़ा भुट्टो, तो उसको क्लिफ्टन में जब वो फायरिंग हुई थी तो उसमें उसकी डेथ हुई थी ना, ये जिसने खुदकुशी कर ली थी पेरिस में। जी। तो इससे भुट्टो ने, पीरज़ादा साहब थे उस वक़्त, ये जो अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा जिन्होंने पाकिस्तान का आइन लिखा था। जी। तो उसको सुबह 3 बजे कॉल किया, क्योंकि भुट्टो साहब रात को फाइलें पढ़ते थे। ठीक है। तो कॉल किया कि आई वांट टू फिक्स हिम अप। ठीक है, बेटे को गाली दे के। तो भुट्टो साहब की आदत थी फ़ौरन गाली देते थे कि इसको हफीज़ इसका कुछ करो। अब हफीज़ साहब को अपने आप पड़ गई, तो अब उसका ये था कि हमारे प्रिंसिपल थे कर्नल एंडी हसन। हफीज़ साहब को कुछ और सामने ना आए, क्योंकि एक तो वो था कि एचसन कॉलेज के वाले को करें, एक ये था। तो उन्होंने कहा नहीं, अब जो भुट्टो साहब ने कहा इसको फिक्स करना है तो इसको तो अब किसी फ़ौजी टाइप स्कूल दाखिल करना पड़ेगा, जहाँ पे कोई डिसिप्लिन हो और ये सिगरेट वाले को ठीक ठाक रगड़ा लगे। तो वो हमारे कॉलेज स्कूल में इस तरह की कोई रिवायत नहीं थी कि किसी सिफारिश पे किसी को दाखिला मिलना, अभी भी नहीं है। तो वो वहाँ पे जब हमारे प्रिंसिपल को उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा भाई अब तो हम सब गए, क्योंकि भुट्टो बहुत सख्त था, और हम सब गए अगर ये इसका कुछ ना किया। तो फिर वो फैकल्टी की मीटिंग बुलाई हमारे प्रिंसिपल ने, और उन्होंने, हम तो छोटे थे, हमें क्या पता कि क्या हो रहा है। तो ये खरामा एक लड़का है, एक दिन मैट्रिक क्लास के अंदर, हम 8वीं में थे, तो मैट्रिक के अंदर आ गया। हमने कहा ये क्या हुआ है, हमें तो मेरिट करते थे। तो वो हमारे जो हाउस मास्टर्स होते थे ना, क्योंकि सारा बोर्डिंग स्कूल था, तो वो फिर हमें समझाते थे कि नहीं ये चला जाएगा, फिक्र ना करें, इसने कोई नहीं रहना, ये हमारे ठीक है, ये हमारी। तो मैट्रिक में डायरेक्टली शाहनवाज़ भुट्टो आ गया था? हाँ, वो आ गया। और ये किसी और स्कूल में सिगरेट पीता हुआ पकड़ा गया था? नहीं, ये घर में, अपने घर में पकड़ा। हाँ, और प्राइम मिनिस्टर हाउस में पनिशमेंट या डिसिप्लिन करने के लिए हसन अब्दाल भेज दिया? हाँ, हसन अब्दाल भेज दिया।
तो अब नुसरत भुट्टो बहुत अपसेट थी इस बात पे कि मेरा बेटा, जो माओं का हाल होता है, तो वो कभी कहे कि इसको रगड़ाना देना, कभी कुछ क्योंकि हमारे तो सजाएं भी बहुत मिलती थी। आप सोचें ना कि मतलब हमें तो बिल्कुल जिस तरह आर्मी का मिलिट्री स्टाइल होता है, वो हम सुबह परेड भी उसी तरह करते थे, पीटी भी उसी तरह होती थी, दौड़ भी उसी तरह लगाते थे। तो वो परेड में सुबह खड़ा था, तो हमारा एजेंट था हसन शाह, वो बड़ा पोलो का बहुत ज़बरदस्त प्लेयर था, उसके पास वाइट घोड़ा था, हम भी राइडिंग करते थे। तो वो उस सुबह टेनिस खेल के ना, वो तो घोड़े, तो वो परेड का मुआयना कर रहा था घोड़े पर। तो ये कोई मक्खी शक्की आई तो मुर्तज़ा भुट्टो ने ना इस तरह वहाँ ही से उसने उसको गाली दी और एक रैकेट कार्ट व्हील करता करता आके उसके मुंह पे लगा। अच्छा। तो उसका दांत टूट गया था। तो उसकी माँ फिर उसको उठा के ले गई थी। और उससे पहले क्या था कि वो हमारे कॉलेज में जो है ना, क्योंकि हमारे टेलीफोन नहीं थे, हमें टेलीफोन आते थे वालिदैन के, तो हमें पोस्ट ऑफिस जाके सुनना पड़ता था। अच्छा, सही वो है। बुलाता था, एक पीएन आता था साइकिल पे कि जी ताड़ा फ़ोन आया, तो वो हम जाते थे भागे भागे और वो फ़ोन सुनते। और उस ज़माने में आपको पता है कि डायरेक्ट डायलिंग तो थी नहीं, कॉल होती थी दरमियान में एक वो एक्सचेंज पे बैठा हुआ बता जी आपका फ़ोन है, आप मिला देते थे दोनों को। मैं खुद हॉस्टल में रहा हुआ, तो आई टोटली अंडरस्टैंड, ये सारी चीज़ें मैंने देखी हुई हैं ऐसे। तो वो कॉल सुनने हम उधर जाते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये सबसे बेहतरीन मौका है कि प्राइम मिनिस्टर का बेटा अब आ गया है, तो हम इससे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें जो है ना, हर विंग के अंदर, हर हाउस में 6 हाउस थे हमारे, तो हमें जो है ना ये फ़ोन लगा दें। अच्छा। तो हुआ क्या कि वो खंबे शंबे भी आ गए, तारें भी आ गई, तो लेकिन वो उससे पहले ही उसका दांत टूट गया, फ़ोन नहीं लगा, और वो वापस जिस तरह जिन ट्रकों में आए थे उन्हीं ट्रकों में वापस चले गए, और वो भी चला गया वापस। तो वो हमारा, तो वहाँ से फिर असलम दाल से फिर हम अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में आ गए। ठीक है। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में वैसे जो मेडिकल था वो आपकी अपनी चॉइस थी या फैमिली में? नहीं, ज़बरदस्ती हमारे उस ज़माने में जो था। नहीं, वालिद ने भी क्या, हमारे तो पास कोई और चॉइस ही नहीं थे ना, या वो मेडिकल करना है जिसके ज़्यादा नंबर आते हैं, ठीक है ना। तो हमारे मैट्रिक में बहुत नंबर थे, स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल गया था, तो उन्होंने कहा जी अब आप एफएससी कर लें। तो एफएससी करनी है, तो वो मुझे चूँकि वो ड्राइंग आती नहीं थी, वो टी शी पकड़ के, ज्योमेट्री वाली, वो जो एक लकड़ का वो जो फटा होता था, उसके साथ टीज होती थी, तो मुझे तो बिल्कुल अलफ बे भी नहीं पता थी ड्राइंग की। ठीक है। और ना मुझे मैथ्स आता था। ठीक है। तो मैं उस चीज़ के डर के मारे मैं कहा ये बायोलॉजी ठीक है, ये ले लें। सही है। तो मैंने वो बायोलॉजी पकड़ ली, तो वो मैंने एफएससी कर लिया। तो हमारा जो है ना, पिंडी बोर्ड से हमारा एग्ज़ाम हुआ यहाँ पे। ठीक है। पहला हम पहली एंट्री थे जिन्होंने पिंडी बोर्ड से एग्ज़ाम दिया। और ये आपका बोर्ड का एग्ज़ाम कब था? 74 में। 74, ठीक है। ठीक है ना जी। नहीं 74 नहीं, 79 में, क्योंकि हम 85 का हमारा बैच है मेडिकल का। ठीक है। तो हम 79 में हमने एफएससी किया ना जी। तो ये 79 में जो पिंडी का जो बोर्ड था, ये पहला बोर्ड था, हम पहली एंट्री थी। नहीं तो हम सरगोदा बोर्ड से एग्ज़ाम दिया करते थे। और उससे पहले हमारे लाहौर बोर्ड, एक ही बोर्ड था पंजाब में, वो लाहौर बोर्ड था उससे पहला, तो उसका एग्ज़ाम था। तो हम उस वक़्त ये था कि कोई यूनिफॉर्म मार्किंग सिस्टम नहीं था। मतलब पिंडी बोर्ड ने चूँकि पहला था, तो उन्होंने कहा हम तो बहुत स्ट्रिक्ट होकर दिखाते हैं, तो हमारे मार्किंग तो हम आमतौर पे हमारा ये होता था कि 15-20 जो है कम से कम 25 बच्चे तो ज़रूर के ही चले जाते थे। तो मैं एक रोल नंबर से रह गया के ई में। मैं एक तो मेरा दिल वैसे ही उठ गया, मैं कहा अल्लामा इकबाल में मैं जा रहा हूँ। दूसरा हालांकि नंबर पे उस वक्त निश्तर था, लेकिन चूँकि मेरे वालिदैन मुझे निश्तर में भेजने के हक़ में नहीं थे, उन्होंने कहा नहीं तू लाहौर ही रहेगा, तो अब अल्लामा इकबाल में। तो खैर वो भी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ था, तो मेरा एक दिल वहाँ से भी उठ गया। तो वैसे मैं स्टूडेंट अच्छा ही था, कोई बुरा स्टूडेंट तो था नहीं। तो लेकिन जब मैंने देखा ना कि ये 900 रुपया देते हैं उस जॉब वाले को, तो मेरा तो उस ज़माने भी मेरा ख्याल है 2-4 दिन में 900 रुपया खर्च हो जाता था। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब जो है ना, मुझे एक बात कहते थे, जब तू अपना कमाएगा और इस तरह याशी करेगा, हमारे गाड़ियों का भी कोई इंतहा नहीं होती थी, क्योंकि वो सर्कल एग्जेक्टिव थे, फिर मेंबर बोर्ड थे, फिर ये था वो, तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। हमारा रेस कोर्स में हमारा जो है सर्किट हाउस के बिल्कुल साथ वाला घर था, लॉरेंस गार्डन के सामने लाहौर में। तो वो 12 कनाल का हमारा घर था। तो अब हम तो बिल्कुल जिस तरह बादशाहों की तरह रह रहे होते हैं, गाड़ियाँ भी कपड़ों की तरह ही बदल लेते थे जी। तो वो मेरे वालिद साहब कहते थे तो इस तरह तू ज़िंदगी गुजार नहीं सकेगा। तो मैं कहता था कि नहीं, ये तो फिर ये तो अल्लाह ताला ने अगर करना तो मेरे ऊपर बड़ा इस लिहाज से ये प्रेशर बहुत था
कि मेरे वालिद एक बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो भी उन्होंने मेरे ख्याल में नीचे से ही स्ट्रगल करके नीचे ऊपर तक ऑफिसर से कहते रहो। हाँ, और वो आप जब तक आए तो वो माशाल्लाह वेल सेटल थे, आपको चीज़ें काफ़ी उसमें मिल गई। तो आपकी जब मेडिकल हो गया था जो उसके बाद की क्या स्टोरी है ऐसे? तो हाउस जॉब की वजह से यू आर नॉट वो 900 रुपये में मैं भाग गया। मैं कहा मैंने तो ये काम नहीं करना। और ये कब की बात कर रहे हैं आप? 19 अब ये 80 की बात 80 की बात। हाँ ठीक है। तो मैंने कहा यार ये वाला नहीं 86 की 86 की। हाँ क्योंकि 80 में दाखिल हुए ना तो 86 में हम फारिग हुए। तो मैंने कहा ये वाला काम तो, और ऊपर से मेरिट भी नहीं है पाकिस्तान में। मेरिट का तो शुरू से धज्जियाँ उड़ती रही हैं। आपने जो है पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो टॉप भी कर लिया। हाँ। और अगर आपकी उस ज़माने में सिफारिश नहीं थी तो आपको चीचों की मलियाँ उठा के फेंक देते थे। अच्छा, हमारे साथ हमारे हुआ लड़कों के साथ। ये आप गवर्नमेंट की जॉब की बात करें ना? प्राइवेट सेक्टर था उस ज़माने में प्राइवेट सेक्टर था ही नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ। और वैसे एज ए प्रोफेशन मेडिकल कैसा था? टॉप यानी कि लोग अभी जिस तरह हम तो बड़े बड़े करते थे उस वक्त देखें, जो उस वक्त के जो प्रोफेसर थे वो लेजेंडरी प्रोफेसर थे। अभी तो वाले प्रोफेसर तो उनके पाँव की जूतियाँ भी नहीं है। ठीक है। वो तो हमारे वो वाले जो प्रोफेसर सारी दुनिया जानती है वो। देखें अभी जो डॉक्टर्स है ना वो मशीन डिपेंडेंट है। ठीक है। वो वाला टाइम था जहाँ हकीम नब्ज़ देख के पहचानता था। जी जी। और डॉक्टर भी नब्ज़ देख के पहचानता था कि तो उसका डायग्नोसिस कैसा है। हाँ। और अगर आपका डायग्नोसिस आपका ठीक नहीं है और आपका फिजिकल एग्जामिनेशन ठीक नहीं है तो आप बड़े ही गंदे डॉक्टर हैं। अच्छा, मतलब आपको बस किससे प्रैक्टिस करनी है। तो फिर हमारे जो वो ख्वाजा सादिक थे प्रोफेसर थे, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे, प्रोफेसर मुमताज़ थे, प्रोफेसर हाक नवाज़, प्रोफेसर सिब्तुल हसन, ये सारे लेजेंडरी लोग थे। यानी कि ये नब्ज़ पे हाथ रख के बताते थे कि तेनू है वे। और यानी कि नब्ज़ पे हाथ रखने का मतलब ये कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन पे जो डॉक्टर बंदे को डायग्नोज नहीं कर सकता और कहे कि तू पहले ये टेस्ट करा के ला, तो इसका मतलब है कि उसका नॉलेज बहुत सतही और वो मशीन डिपेंडेंट है। और जो डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन पे और ख़ुद देखें चल के आ जाए। मैं आपको अभी उसकी मिसाल देता हूँ। मैं आपको पता ही जब लास्ट टाइम मीटअप हुआ था तो मैं यहाँ से बिल्कुल ठीक ठाक गया था। जी जी जी। तो मैं अगले दिन जब मैं उठा हूँ तो मेरे पाँव की दो लेफ़्ट साइड की जो उंगलियाँ वो नम हो थी। तो मैं समझा मैं डायबिटिक हूँ तो मुझे कोई डायबिटीज़ का इशू है तो ये नमनेस है। तो मैंने अपने वो जो रूटीन टेस्ट हैं सारे वो करवा लिए, करने दे दिए। और मैंने अपॉइंटमेंट ली एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वाले अपने जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट उससे अपॉइंटमेंट ली। लेकिन जैसे जैसे वो घंटे गुजरते जा रहे थे तो मुझे एक पल ऐसे फील हुआ कि मेरी जो लेग्स हैं ना वो वीक होती जा रही। तो चंद ही घंटों में मैं ज़मीन पे बैठ गया। मतलब है कि मैं तो यहाँ पे अच्छा भला चलता फिरता आप लोगों के साथ मिल के हम हंसते खेलते गए थे। जी जी जी। तो वहाँ पे मैं 24 घंटे में मैं बीमार हो गया। तो वो जो अभी जब डॉक्टर अतर हैं वहाँ पे लाहौर में वो पुराने हैं हमारे, वो उन प्रोफेसरों के बाकी में से एक हैं। उनको प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी कहते हैं। उन्होंने 6 मिनट के अंदर मुझे डायग्नोज किया कि तुम्हें ये ग्यां-बारे सिंड्रोम है, GBS उसको कहते हैं। और ये असेंडिंग पैरालिसिस है, यानी कि और ये जो बॉडी है ना डेड बॉडी पैरालिसिस हो जाता है। और अब आपका जो पैरालिसिस है वो चेस्ट की तरफ जा रहा है और अगर आप 1 घंटा भी डिले करेंगे तो आपको वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा। फिर आपकी जो प्रोग्नोसिस है वो 35% रह जाती है। लेकिन देखें वो मैं सिर्फ चल के गया हूँ। दुनिया में इसको अगर आप इसको सर्च करेंगे इस डिज़ीज़ को तो इस डिज़ीज़ को वो MRI करते हैं। MRI के बाद लंबर पंक्चर करते हैं। फिर वो इलेक्ट्रोमेडिकल स्टडीज़ करते हैं मसल्स की। फिर जाकर उसको डायग्नोस करते हैं और उसको लगते हैं को 15 दिन। तो उस वक्त तक आप तो एक तो वेंटिलेटर पे जा चुके होते हैं और दूसरा ये है कि अगर तो अल्लाह ताला की तरफ से वो रुकना हो तो रुक जाता है। लेकिन है कि चूंकि डॉक्टर साहब ने कर लिया और उन्होंने कहा कि अब तूने घर नहीं जाना, अब ICU जाएगा यहाँ से सीधा। और इसके ये है कि या वो जो इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शंस हैं एंटीबॉडीज़ के वो लगेंगे तुम्हें, अगर वो नहीं लगवाने तो फिर आपका डायलिसिस होगा, उसको प्लाज्माफोरेसिस कहते हैं। मैं कहा नहीं वो प्लाज्माफोरेसिस तो उसमें वो काफ़ी नालियाँ लगती हैं इधर गर्दन में। वो बहुत खौफनाक काम है, मैं वो इंजेक्शन लगवाऊँगा।
वो महंगे भी थे, लेकिन है कि बाहर रात के 12 बजे खैर हमने अरेंज किए वो इंजेक्शंस। वो उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि बहुत महंगे थे तो ये फार्मेसीज और हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होते, तो वो उस गोदाम से फिर वो इंजेक्शन निकलवा के रेफ्रिजरेटर से, तो वो फिर लगने शुरू था। वो 6 दिन लगते रहे थे मुझे। और अभी आपकी माशाल्लाह रिकवरी? जी, अब मैं चल फिर सकता हूँ। ठीक है। मैं तो बिल्कुल डेड बॉडी पैरालिसिस में चला गया था ना। ठीक है। कोई वो तो बस सिर्फ वेंटिलेटर बच गया था, बाकी तो मैं हिलजुल ही नहीं सकता था। ठीक है। और कितना टाइम लगा अभी रिकवरी में आपको ऐसे? अब 4 महीने हो गए, क्योंकि आपका 10 जून को था ना मीटअप। जून से अभी तक है। 10 जून को मीटअप था, 11 जून एंड को। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? अभी देखें आपका ऑफिस चल के आया। नहीं, वो माशाल्लाह मैं देख रहा था अभी, काफ़ी माशाल्लाह जो मैंने सुना था, और वो काफ़ी हमें वो भी हुआ था कि वो जो थी वो आप तो बिल्कुल ही बेड के उसके ऊपर थे हो गए थे। अब इसकी भी आपको रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट होता है ना इस डिज़ीज़ का, क्योंकि वो एक अच्छा वाला बंदा 24 घंटे पहले सोचे ना, मतलब मैं तो रोज़ वॉक करने वाला आदमी हूँ, 8 किलोमीटर वॉक करता था मॉल्टन पार्क में ईद शबरात वाले दिन भी, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि जब वो बीमार हो जाते हैं इस तरह चंद घंटों में, आप बेड पे पैरालाइज होके पड़ गए हैं, तो दिमाग तो आपका काम कर रहा होता है, तो इसमें लोग फ़ौरन ना डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे क्योंकि वो उनको कोई और काम देखे ना, वो जो भी जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे जाना पड़ता है ना उनको, तो बिस्तर पे बैठ के तो नहीं होता, तो बिस्तर पे बैठ के सिर्फ स्टॉक मार्केट के काम होता है। और आपने स्टॉक मार्केट पकड़ी थी? मैंने वहाँ पे भी आईसीयू में भी हाँ, मैंने स्टॉक मार्केट पकड़ी था। मैं अपना ज़हन इधर लेके ही नहीं जाता था कि मैं बीमार हूँ। चले सर, यहाँ स्टॉक मार्केट को डिस्कस नहीं करते, रिवर्स करते हैं। जब आपने कर ली थी उसके बाद क्या स्टोरी आपकी? उसके बाद मैंने ऐलान किया कि मैंने तो भाई अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ, ठीक है। मैंने ऐलान कर दिया घर में कि मैंने तो नहीं काम करना। ठीक है। ये मेडिकल मैंने करना ही नहीं है। ठीक है। ये सारे कहें कि इसके नंबर भी अच्छे आते हैं, सब कुछ है, फिर भी बड़ा आवारागर्द हो गया। और मोटिवेशन वाज बेसिकली 900 की, मैंने हाउस जॉब नहीं करनी। हाँ, मैं कहा नहीं, मैं नहीं करनी है। ठीक है। वो प्रोफेसरों ने भी मुझे समझाया, मैं कहा नहीं मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि आप लोग, वो प्रेसिडेंट आता है तब, आप उस ज़माने में एम्बुलेंसेज में एयर कंडीशनर नहीं होते थे। अच्छा। मैंने अपने प्रोफेसरों को देखा कि दरख्त के नीचे जो है ना, वो हाईएस गाड़ी में पीछे से आगे से दरवाजे खोल के बैठे हुए हैं, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सदर साहब गवर्नर उसके अंदर गए हुए हैं। हाँ। और वो उन्होंने बाहर निकलना, तो वो जो मेडिकल टीम है वो होती है कि भी कहीं सदर साहब बीमार ना हो जाए। हाँ। तो वो बाहर गवर्नर हाउस के बाहर सोचें गेट के बैठे हुए एम्बुलेंसों में, और शीशे खोल के, दरवाजे खोल के। मैं कहा ये काम कौन कर सकता है? ये तो ये काम तो मैंने तो नहीं करना। अगर कल को मैं, क्योंकि मेरे वालदैन ने कहा था कि तू बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि तू कल्ला हैगा तो तू असी जो बुढ़े हो जावांगे तो सानू कौन संभालेगा। तो वो ये तो उन्होंने ऐलान कर दिया था, तुमने अगर बाहर जाना भी है ना तो तुम पढ़ के वापस आओगे। तो अब मेरे जितने भी दोस्त जो बाहर जाते थे, वो तो कोई नहीं आता था वापस। तो मेरे वालिद कहते थे कि नहीं भाई, तुमने वापस आना है, क्योंकि हमने तो बाहर नहीं जाना, हम तो पाकिस्तान, क्योंकि उनकी देखें उनकी एक राय थी, वो टॉप पे थे अपने करियर की पीक पे। वो अब देखें उस ज़माने में जब मैं हसन अब्दाल से घर अपने जाया करता था, गाड़ी में कार भेजते देते थे मुझे लेने के लिए, तो हम अपने दोस्तों को, किसी को गुजरांवाले उतारा, किसी को लाहौर उतारा, क्योंकि मैंने आगे साहिवाल जाना है या मुल्तान जाना है, तो वो ड्राइवर होता था, तो वो हम गाड़ी के अंदर लद के, तो जो जिस तरह हॉस्टल में होता है, फिर उसको उधर उतारा, लाहौर वाले को लाहौर उतारा, और आखिर में खुद घर पहुंच गए खरामा। तो वो कहें कि नहीं भाई, और उस दौरान ही होता था कि यूबीएल की जो ब्रांच आती थी ना, तो रास्ते में, चाहे वो जेलम में आया, चाहे पिंड दादन खान में आया, गुजरांवाला में आया, वहाँ पे मैनेजर साहब, वहाँ जो भी होते थे ब्रांच मैनेजर, उनके पास जाके खाना शाना खा के, चाय शाय पी के हम आगे को निकल जाते। तो वो उस तरह का मतलब एक ये था सिलसिला कि भाई एक कंफर्टेबल सारा चक्कर चल रहा था। तो वो इस तरीके से। बट यू ऑप्टेड, अगर आपने मेडिकल नहीं की तो फिर उसके बाद आपने क्या किया था आफ्टर मेडिकल? जी, उस पर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है ना, वहाँ पे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, मल्टीनेशनल, बहुत नंबर समझे पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी थी। ठीक है। तो नाम लेना मुनासिब नहीं है। ठीक है। उस ज़माने में, वो उस ज़माने की क्योंकि बाद मर्जर्स तो बाद में हुए थे। जी जी। तो उनके जो है ना डायरेक्टर सेल्स बाहर बेंच पे बैठे हुए थे हमारे प्रोफेसर से मिलने के लिए। और वो आपको पता है कि वो बाहर वो जो पीएन बैठे होते हैं,
वही मान नहीं होता, जिस तरह जज का बाहर होता है हरकारा, वो मान नहीं होता जज साहब अंदर ये कर रहे हैं। इसी तरह सरकारी प्रोफेसर जो होते हैं वो तो उनके अंदर कौन जाने देता ऑफिस में। हाँ। तो वो काफ़ी 1.5-2 घंटे बैठे रहे। तो मैं कहा यार मैं तो ठक करके अंदर घुस जाता हूँ, ठक करके बाहर आ जाता हूँ। तो मैंने तो कभी किसी से नहीं पूछा कि मैंने अंदर जाना बाहर। ये बंदा सूट शूट पहन के अंदर बैठा हुआ है। हाँ। तो मैंने कहा अंकल आप खैरियत है? मैं कहा शायद ये बीमार है। तो उसने कहा बेटा जी मैंने वो मिलना था दवाइयों के सिलसिले में, तो मैं ये कंपनी है ये है, तो मैं उसका मैं डायरेक्टर सेल्स हूँ और मैं प्रोफेसर साहब से मिलना है। तो मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैं कहा आओ जी आओ। तो वो मैं जब गया ना तो वो साधारण प्रोफेसर ने थोड़ी कहना था कि भाई इसको क्यों उठा लाए हो साहब। तो वो कहा कोई बात नहीं डॉक्टर, आइए बैठिए बैठिए मलिक साहब। तो मलिक साहब माशाल्लाह अभी भी जिंदा हैं वो। अच्छा, अब काफ़ी वो बूढ़े हो चुके हुए हैं। तो पता नहीं अगर उन्होंने ये देखा तो अव्वल तो बहरहाल बहुत बूढ़े हो गए हुए, तो अगर उन्होंने देखा तो उनको याद आ जाएगा ये पॉडकास्ट। तो उन्होंने मुझे कहा कि बाद में अपना मुद्दाशुदा बयान करने के बाद उन्होंने कहा बेटा अगर आप हमारे कंसल्टेंट बन जाएं, हम आपको अगर हम ये पंजाब सारा दे देते हैं और आप हमारी सारी प्रोडक्ट्स के बारे में आप हमें हैंडल करें और हमारे ये जो सारा मेडिकल से रिलेटेड जितने काम हैं ये आप कराएं और हम आपको कंसल्टेशन फ़ी दिया करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। हमारे जब ये एग्ज़ाम के बाद हमारे 9 महीने हैं, हमारा एग्ज़ाम उस वक्त हो रहा था उन दिनों में। तो मैं कहा मैं ठीक है मैं करता हूँ और अगर मुझे ये पसंद आया तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो फिर मैं हाउस दोबारा कर लूँगा। ठीक है। तो खैर वो एक तो वो किया। एक अखबार में मैंने पढ़ा कि वो ये जो है ना माइनिंग ये सॉल्ट माइन्स थी और कोल माइंस ये अलॉट हो रही थी। ये पंजाब मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये वहाँ पे चुबुर्जी के पास इनका ऑफिस था लाहौर में। तो वो था पता नहीं 500 रुपये जमा कराएं तो फॉर्म लें, तो कुरानदाजी हुई थी। तो मैंने उस उधर भी अप्लाई कर दिया 500 रुपया तो फॉर्म लेके। मैंने कहा अप्लाई तो करना, देखते हैं हो सकता है मुझे माइनिंग का एरिया मिल जाए। तो मैंने अप्लाई किया तो मेरा नाम आ गया। तो मुझे वहाँ पे माइंस का लिए भी खुशाब में शाह बहुटे एक इलाका है, विलेज है वहाँ पे। तो वहाँ पे वो जो है ना मुझे एक पहाड़ अलॉट हो गया सरकारी। और वो पता नहीं 1,500-2 हज़ार एप्लीकेंट थे और सिर्फ 15 लोगों को मिलना था। अच्छा। तो उसमें से एक मैं है। ज़बरदस्त। ठीक है। उसमें भी हम वो फावड़ा शावड़ा लेके तो उधर हमने वो जो लोकल जो लोग हैं उनको दिया। उन्होंने कहा लो जी ताड़ा ही काम है, ताड़ा ही इलाका है तो तुसी करो। तो उसमें से भी ट्रक निकलने शुरू हो गए नमक के। तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर उसमें वो तो 15-20 साल चलता रहा। तो उसमें तो बाद में फिर अंदर वो जो ट्रेन्स वगैरह चलती हैं वो भी चला दी थी कॉलेज वगैरह टाइम के साथ साथ। तो एक वो काम किया। तो ये बेसिकली आपका पहला बिजनेस वेंचर था? सोली 2 बिजनेस वेंचर से, एक ये कंसल्टेंसी का और एक हाँ इसका। वैसे प्रोफेसर का यूनिवर्सिटी में क्या काम है मेडिकल की? वो क्या एक तो मैं समझता हूँ हॉस्पिटल में डॉक्टर वगैरह को सेल करते हैं। नहीं होता ही है कि ये जितने उस ज़माने में ये जितने लेजेंडरी प्रोफेसर्स थे ये सारे बोर्ड्स के मेंबर थे मुख्तलिफ। कोई ड्रग रजिस्ट्रेशन का मेंबर था, अच्छा, कोई प्राइसिंग का मेंबर था। तो उनको बेसिकली पिच करते थे कि ये सर हम ये दवाई लेके आए हैं, आप हमारी ये दवाई रजिस्टर कर दें, ये रजिस्टर कर दें। उस ज़माने में तो देखे ना, एक तो डॉक्सीसाइक्लिन थी, विब्रामाइसिन और एक सेप्ट्रॉन थी। इसके अलावा तीसरी दवाई कोई नहीं थी। अच्छा। ये तो बात सारी लीफलॉक्स और ये एवोलॉक्स और ये तो आपकी पैदावार है ना। जी ये जो इस तरह की दवाइयाँ, अच्छा, थर्ड तो बेसिकली वो तो फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक्स आ रही थी, पेनिसिलिन लग रही थी। ठीक है ना। तो उस बारे में और साथ ये था कि मल्टी वाइल्स चल रही थी। ये सिंगल वाइल्स तो अब आई हैं, उस वाले में मल्टी वाइल्स चल रही थी। फिर उसके बाद ये था कि ये आपको ग्लास सिरिंजेस, ये डिस्पोजेबल सिरिंजेस नहीं थी। हमारे जो हम इमरजेंसी के अंदर काम करते थे तो वो लगातार सिरिंजेस ग्लास की उबल रही होती थी और उसके अंदर फिर जैसे जैसे लोग आते थे तो वो स्टेनलेस स्टील की सुइयाँ होती थी लंबी लंबी। और वो जो इमरजेंसी में जितने लोग आते थे कुत्ते के काटे के भी उनके इंजेक्शन लगाने थे, लेकिन वो उन्हीं सिरिंजेस के अंदर भर भर के लगाते थे। तो ये मल्टी वाइल्स फिर बाद में जब ये एड्स आई है तो तब ये बाद में बैन होनी शुरू हुई थी, तो ये सिंगल वाइल्स में गई थी। तो आप ये देखें कि जो मेरी जो एक मेरे वालिद की जो जनरेशन थी वो तो कंप्यूटर से तो बिल्कुल ही नाबलद थी। उनको तो कैलकुलेटर भी यूज़ नहीं करना आता था। तो वो फ़ौरन उंगलियों पे गिनते थे, या वो 2 + 2 3 3 3 3 इस तरह करके ना ठक ठक करके इस तरह लेजर चलाते थे पेंसिल से या पेन से, बॉल पेंसिल से ना। तो वो तो मतलब कैलकुलेटर की टाइप ही होते थे उनके दिमाग।
तो वो, और बैंक की इस तरह की क्लोजिंग होती थी कि अगर उस ज़माने में 25 पैसे का भी फ़र्क आ रहा है ना, तो वो ब्रांच उस रात बंद नहीं होती थी जब तक वो रिकनसाइल नहीं हो जाता। वो 25 पैसे, ये नहीं हो सकता था कि चलो जान दो कि वो। अभी वैसे बड़ी टफ जॉब है ऐसे कैशियर की, बैंकिंग की, शाम को। लेकिन अभी तो कंप्यूटर कर लेता है ना रिकनसाइल। अब तो शाम का, अभी तो कभी ऐसे होता ही नहीं है कि सारी रात बैंक खुला रहे। उस ज़माने में तो सारी रात खुले रहते थे, ये जब क्लोजिंग होती थी 30 जून की और 30 दिसंबर की क्लोजिंग, और एक बहुत बड़ा ये इवेंट होता था। तो उसके बाद जो हम लोग थे, हमारा तो ये था कि जो हमें मैट्रिक वगैरह में और एफएससी में कैलकुलेटर की तो इजाज़त नहीं थी। जो कैलकुलेटर ले जाता हुआ पकड़ा जाता था हॉल के अंदर, वो निकाल दिया जाता था, नकल करता हुआ पकड़ा गया। ठीक है ना। तो हम जब ये ख़ास तौर पे जब ये मैं बिज़नेस लाइफ के अंदर आया, तो मेरे दफ्तर था मैसन रोड पे। तो हमारे मैंने ये कहा था, एक चीज़ मैंने देख ली थी, क्योंकि ये मेरे वाले साहब के पास ये ना बड़े बड़े जितने बड़े बड़े सरमायादार और ये इंडस्ट्रियलिस्ट और टेक्सटाइल मिल ओनर्स, बहुत उनके अच्छे उनसे रिलेशनशिप थे, और बिजनेसमैन जितने थे उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे। तो मैं देखता था कि ये जो अच्छे जो कामयाब जो बिजनेसमैन है ना, वो अपने ऊपर इन्वेस्ट ज़रूर करते थे उस ज़माने में। अब ये कुछ जो भी है, हमारी हसन अब्दाल की ट्रेनिंग से हमारी एक ऑब्जर्वेशन होती है ना, वो हमेशा से बहुत हमें मतलब है कि इस तरह स्ट्रॉन्ग हमारी ट्रेनिंग इस तरह की होती थी कि हम देखते थे कि लोग क्या करते हैं। तो वो नज़र आता था कि ये लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। तो वो वही चीज़ था कि जितना मैं कमाता था ना, तो उसमें मैं इस तरह इन्वेस्ट करता था कि जिस तरह मेरी गाड़ी के अंदर टाइपराइटर भी पड़ा होता था, मेरी गाड़ी के अंदर स्टैम्प्स भी पड़ी होती थी, क्योंकि कहीं पे भी कोई काम इस्तेमाल करना पड़ जाता है, तो वो आपका ये थोड़ी है वापस ऑफिस जाएंगे फिर आएंगे, तो उतनी देर में तो टाइम ज़ाया होता है। फिर इसी तरह जब पाकटेल आया था, तो सबसे पहला तकरीबन महल पहले 10-15 कस्टमर्स में मैं था जब जिसने पाकटेल लिया था उस ज़माने में, और वो बस्तानुमा जो था, और वो वाला फ़ोन जो था। उसके बाद यह कि हमें दफ्तर में मेरे 6 टेलेक्सेस लगी हुई थी। उस माने में टेलेक्स लगाना और टेलीफोन कनेक्शन लेना, ये भी जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ी कामयाबी का निशानी समझा जाता था कि। अच्छा, मैं फिर ज़रा वहीं से रिपीट करता हूँ। ये जब आपने पहली कंसल्टेंसी और वाली जॉब की, सो दैट एक्सपीरियंस वॉज सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ यू डिड मेक मनी। आपको जो कंसल्टेंसी वाली जॉब थी, तो आपने उसको परसू भी किया फिर बाद में? जी, वो तो बहुत आखिर तक जी। अच्छा, तो वो तो मतलब है कि वो मेरा वो जो आपका मेन ब्रेड एंड बटर था। अच्छा। क्योंकि वो तो फिर एक के बाद फिर उसके बाद तो फिर 10 कंपनी और आ गई। अच्छा। क्योंकि जब एक कंपनी के काम मैंने इस तरह करवाने शुरू कर दिए, उधर से साइन करवाए, उधर से कराए, इधर से कराए, ये चीज़ किया, उसको गाइड किया कि अब ये दवाई लेके आए, ये लेके आए, आइंदा इन दवाइयों का ये गवर्नमेंट ने खरीदनी है, ये नहीं खरीदनी। अच्छा। तो वो मैं तो उनको पूरा डाटा देता था। सो बेसिकली यू रिमेन कंसल्टेंट फॉर हाउ लॉन्ग फॉर फार्मेसी? ये मैंने फिर तकरीबन 2005 में फिर जाके मैंने छोड़ दी। और 2005 तक था वह प्राइमरी कंसल्टेंसी थी, और वो जो माइनिंग वाली उसके बाद और भी मैं काम कर रहा था। नहीं, मैं समझ गया। मैं वैसे समझना चाह रहा हूँ कि जो माइनिंग वाला काम था, वो वंस ने वो बस टेंडर लिया, वो भी चल रहा था। अच्छा, वो भी चल रहा था जी। उसको फिर बाद में हमने सेल कर दिया था। मेरे जो बेसिकली ये जो बिजनेस के जो मेरे उस्ताद थे ना, वो भी एक सक्सेस स्टोरी थी। उनका नाम अकबर अली भट्टी था। ठीक है। वो व्याड़ी से थे। ठीक है। तो वो मुल्तान में ट्राइसिकल पे ना डिलीवरी दिया करते थे दवाइयों की। ठीक है। और वो लाहौर उन्होंने अपना डेरा बसाया कि मैंने काम करना है दवाइयों में। तो वो वहाँ पे आके उन्होंने भी फिर लाहौर में ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस ली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की। जो उस ज़माने में ये था कि जो सेंट्रल परचेजिंग डिपार्टमेंट होता था, तो एक ही जगह पे परचेज होती थी पूरे पंजाब की। उसको मेडिकल स्टोर डेपो कहते थे। तो वो उसके लिए फिर उन्होंने तकरीबन पंजाब के लिए तमाम ही कंपनियां उनके पास थी, और वो मेरे उस्ताद थे। उन्होंने मुझे बेसिकली ये जितने बिजनेस के राज है ना, वो उन्होंने मुझे सिखाए थे। और वो बेहतरीन, इनके चोरी का भी हर गुर उनको पता था, और ये पकड़ का भी हर गुर पता था। मैं कहता होता कि जो अच्छा थानेदार होता है ना, उसको चोरी के तमाम गुर आने चाहिए, नहीं तो अदरवाइज उसको हर बारी चोर चकमा देके निकल जाएंगे। तो वो ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आपको चोरी के तमाम गुर आते हैं। तो वो मनी लॉन्ड्रिंग से लेके क्या हर चीज़ में मास्टर पकड़ आप सही सकते हैं। हाँ, और वो लोग हमसे सीखते थे आगे। मैं आपको नाम नहीं ले सकता।
जिनके बाद में नैब के बहुत बड़े बड़े मुकदमे बने तो वो देखते थे, क्योंकि हमने पाकिस्तान में ना बार्टर ट्रेड को इंट्रोड्यूस किया था। हाँ। और उस ज़माने में क्योंकि ये हमारा हम डॉलर लेके अंदर बाहर नहीं आ जा सकते थे, ज़िया-उल-हक का टाइम था। हाँ। और पाकिस्तान में डॉलर अंदर बाहर नहीं आता जाता था, तो हम ने फिर क्या तरीका निकाला, क्योंकि देखें हर चीज़ का एक तरीका निकलना होता है, हर चीज़ का एक हल मौजूद होता है, ये याद रखें। हमने ये किया कि ये जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ उस वक्त नए नए आए थे, कोई पोलैंड था, हंगरी था, चेकोस्लोवाकिया था, इस तरह के, ये इन सब के पाकिस्तान के साथ मुआहदे थे बार्टर ट्रेड के, कि हम गंदम देंगे तुम हमें मशीनें दोगे। तो जिस तरह हंगरी था, तो वहाँ पे सीमेंस जब भागा वर्ल्ड वॉर के बाद, तो वो एक्सरे बनाने वाली मशीनें, उनकी जो बेहतरीन फैक्ट्रीज थी जर्मन्स की, वो छोड़ गया था वहाँ पे हंगरी में। तो वो वहाँ पे यानी कि सोचें सीमेंस के मयार की मशीन्स हंगरी में बन रही थी एक्सरे की। तो 100 mA की भी थी, 500 mA की भी थी, 300 mA की भी थी। उनके डिफरेंट वो जो रेडिएशंस की मिकदार जो थी ना, उसके हिसाब से इनको MA कहते हैं। तो वो मिली एम्पेयर होते हैं, पता नहीं शायद इस तरह के। तो वो हम क्या करते थे, इस तरह डेंटल चेयर्स थी, फिर और इस तरह ऑपरेशन टेबल्स थी। ये सारे ये इन मुल्कों में अच्छी भली टेक्नोलॉजी थी। तो हम ये गंदम चावल इधर से भेजते थे और उसके बदले में उधर से मशीनें। तो फिर उसमें फिर होता है कि ऑब्वियसली अगर हमने कुछ पैसे उस ज़माने में बाहर भी रखने होते थे तो वो हम रख लेते थे, और कुछ बाकी जो हम सारे इधर मंगा लेते थे। तो वो मतलब है कि हमने उस वक़्त एक नया, फिर उसके बाद फिर हमने ये इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट की पंजाब की सबसे बड़ी फिर वर्कशॉप बनाई। और ये यहाँ पे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, ये तकरीबन हमने ही इसमें सारा इक्विपमेंट दिया उस ज़माने में। 1988-89 में ये जाके ये बना था पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, और इसमें सारी मशीन्स, इसका नक्शा, यहाँ पे ये फिलीपींस हार्ट सेंटर फॉर एशिया ये था वहाँ पे मनीला में, उसका ये सारा का सारा हमने जो वहाँ पे आर्किटेक्ट के साथ मिल के तो उसका ये नक्शा वहाँ पे लिया था। तो यहाँ पे आके पंजाब में इधर बनाया था, और उसके बाद तकरीबन उन्हीं लाइंस पे ही ये सारा का सारा बिल्ड हुआ था ये जो। सो बाय 2005 आपका फार्मास्यूटिकल से फिर ट्रांजिशन आउट होता है? नहीं, फिर मैं आपको बताता हूँ फिर क्या हुआ कि ये तो था अभी तक कंपनीज़ की कंसल्टेंसी, और उसके बाद माइनिंग, फिर उसके बाद फिर हमने ये मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन। हाउ यू आपके वाले साहब का क्या वैसे था जब आपने फील्ड ही टोटल फ्लिप कर दी इन टर्म्स ऑफ? ही वाज वेरी एंग्री इनिशियली। हाँ, और लेटर एज वेल। उन्होंने कहा मैं तो कह रही थी तू लाहौर दा बड़ा बड़ा डॉक्टर बनेगा। हाँ। क्योंकि वो सारे मेरे प्रोफेसर उनके दोस्त थे। हाँ। तो उस ज़माने में तो ये होता था कि مثلا अब वो फैसलाबाद में थे तो तमाम प्रोफेसर वो जब चनाब क्लब उसमें शाम को इकट्ठे होकर टेनिस खेलते थे। इसी तरह लाहौर में थे तो जिमखाना में और पंजाब क्लब में सारे इकट्ठे हुए होते थे। सारे प्रोफेसर्स भी थे, सबको पता था कि भाई ये इसका बेटा है, और तो वो फिर डिस्कस कर ही होते थे, कहते बहुत ही उल्लूदा पट्ठा निकले। सही है। वो उसने और नहीं कभी जाके फिर आगे जाके कहा नहीं यार तूने सही किया है जो फिर कहा, फिर तो अब आखिर में फिर तो मान गए ना। तो मैंने उनको कहा कि देखें जिस तरह आपने इंशाल्लाह अभी जिस तरह आप ज़िंदगी गुजारें इससे ज़्यादा मैं फैसिलिटीज़ आपको दूंगा, ठीक है, कोशिश करके। तो लेकिन है कि आप मुझे थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब ना करें, मुझे काम करना दें। तो काम इस तरह होता है कि मतलब मुझे ये याद है कि मेरी शादी हुई तो मैं वलीमे वाले दिन भी मैं काम कर रहा था। आई डिड नॉट टेक अ सिंगल हॉलीडे। ठीक है। ईद पे भी आई डोंट रिमेंबर कि मैंने कभी छुट्टी की हो। ना मैं कभी वॉक से छुट्टी करता था, ना मैं खेल से छुट्टी करता था, मैं स्क्वाश वगैरह भी खेलता था। तो लेकिन ईद पे तो वो चूँकि मार्कर शार्कर चले जाते हैं, छुट्टियों पे नहीं होते, लेकिन वॉक तो मैं कर सकता था ना। तो वॉक करता था, दौड़ लगाता था, ये सारी चीज़ मैं हमेशा करता रहा हूँ। अब मेरे वाले साहब भी इसी तरह ही करते थे। ठीक है। तो उसमें फिर ये था कि उसके बाद फिर हम जो है ना इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट के बाद फिर हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दी दवाइयों की मार्केट में। ठीक है। और फिर ये पूरे पाकिस्तान के अंदर शुरू हुए। और एक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हाउस था जो कि पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हाउस था। ये आप कब की बात कर रहे हैं आप? ये 1988 से। अच्छा, वो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी आप पहले साथ कंसल्टेंसी के साथ साथ कर रहे थे? जी, शुरू कर दी थी। ठीक है। और वो तकरीबन
बहुत कंपनियां थी फार्मास्यूटिकल्स की जो मैं पूरे पाकिस्तान में तो 24 शहरों में ऑफिस थे, तकरीबन 3-3.5 एम्प्लॉय था हमारा। ठीक है। और आपकी अपनी थी या कोई पार्टनरशिप के साथ थी? ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी। अच्छा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी। जी जी, आप ही की नॉन लिस्टेड। नॉन लिस्टेड पब्लिक, अच्छा नॉन लिस्टेड क्या होता है ऐसे? ये उसमें लिस्ट नहीं हुई थी ना, उसमें फिर शेयर्स पब्लिक के होते थे? हाँ, उसमें शेयर पब्लिक। अभी भी है वैसे ही है? अब का मुझे नहीं पता, उस जमाने में जो था। तो वो किस तरह आप लिस्ट कराते थे? SEC मॉनिटर करती थी। अच्छा, किस तरह आप लिस्ट कराते थे? नॉन लिस्टेड पब्लिक लिस्ट, उसमें क्या पैसे आप पब्लिक से लेते थे? और लिस्ट नहीं, शेयर होल्डर्स है मुख्तलिफ। अच्छा। हाँ, काफ़ी नामी ग्रामी शेयर होल्डर्स है हमारे। अच्छा। हाँ जी, तो हमारे वो जो हमारे जो चेयरमैन थे कंपनी के, वो ही वॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है। और उनको वो टीचर भी थे, उस्ताद भी थे। ये तमाम किताबें उन्हीं की अभी भी टैक्स डिपार्टमेंट में पढ़ाई जाती। तो कंपनी का भी क्या स्टेटस है वैसे? तो वो उसके बाद फिर तो वो कुछ गड़बड़ हो गई और फिर डिसॉल्व हो गई। अब एक और चीज़ मैंने आपको बताना कि पाकिस्तान के अंदर एक ये भी इशू है कि आप यहाँ पे बैंकरप्सी डिक्लेयर करने के रूल्स नहीं है। ठीक है। और आप अमेरिका में देखें, हर तीसरा आदमी बैंकरप्ट 6 दफ़ा हो जाता है। हाँ। ये बिज़नेस का असूल है। अगर आप बिज़नेस में यही नहीं मानेंगे कि आपका लॉस होता है, हाँ। तो मुझे तो नहीं समझ आती कि आप किस किस्म का, आप तो फिर फ्रॉड कर रहे हैं। हाँ। अगर आपका ऐसा बिजनेस है ना जिसमें आपको ज़िंदगी में कभी लॉस नहीं होता, हाँ। तो यू आर नंबर 1 फ्रॉड। हाँ। आप छक्का मारते हैं, हाँ। आप फ्रॉड करते हैं, आप जाली काम करते हैं, हाँ। और उसके बाद आप अपना सरमाया कहीं इधर उधर समेट रहे होते हैं। और मतलब है कि क्योंकि नॉर्मल बिजनेस के अंदर बैंकरप्ट होना बहुत कॉमन है दुनिया में। हाँ। और उसके बाकायदा रूल्स बने हुए हैं। और उसके बाद ये नहीं होता कि अगर आपने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दिया तो अब माथे पे कलंक का टीका बन गए। हाँ। तो वो ये और ये कब क्या आपका एक्सपीरियंस है जो बैंकरप्सी है ये हुई थी? ये 93-94 में। और 93-94 में वो चैप्टर क्लोज हुआ, लेकिन पैरेलल कंसल्टेंसी और आपकी हाँ, ये फिर भी चलती रही। और बाय 2005 उसके बाद मैंने फिर फार्मेसीज की चेन खोली। ठीक है। ठीक है। वो 93 वाली चीज़ को ही किया या वो डिफरेंट उसमें था? नहीं, लाहौर में सबसे पहले चेन मेरी थी। अच्छा, सही है। स्पेंसर फार्मेसी के नाम पे सबसे बड़ी मेरी सर्जी मेड हॉस्पिटल में ब्रांच थी, मेरी जेल रोड पे ब्रांच थी, फिर मेरी ये जो है फैसल टाउन में ब्रांच थी, इस तरह अलामा इकबाल टाउन में ब्रांच। उसमें अब ये था कि उस ज़माने में फिर देख लें कि अभी तक ये था कि ये मैं आपको 95 की बातें, 93-94 की बातें बता रहा हूँ। तो उसमें ये था कि कंप्यूटर आ गए थे, लेकिन कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम अवेलेबल नहीं थे फार्मेसी के। तो चूँकि वो मैनुअल काउंटिंग होती थी, तो जैसे ही हमने चेन खोली तो उसका नतीजा ये निकला कि वो चोरी होने शुरू हो गई दवाई। तो वो फिर 3-4 साल बाद वो बंद करनी पड़ी, क्योंकि सबसे पहले हमारे एक पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते थे, उनके साथ मिलके जो सबसे पहला फार्मास्यूटिकल रिटेल का जो कंप्यूटर प्रोग्राम था वो मैंने डेवलप किया था लाहौर में सबसे पहले। उसके बाद फिर ये, क्योंकि मेरे अंदर फिर इतनी सकत नहीं रही थी कि क्योंकि मैं इन सारी फार्मेसीज़ को मैं चलाता और चोरी के बावजूद, मैंने कहा यार इसको बंद करो, ये बाद में प्रोग्राम पता नहीं कब कामयाब होगा, कब ये टेस्ट होगा, क्योंकि जब तक वो टेस्ट और रीटेस्ट नहीं होगा तो हमें क्या पता कि ये प्रोग्राम सही बना कि नहीं बना। तो क्योंकि वो जब हम शुरू में जब वो प्रोग्राम चलाया तो वो जो वो सेल्समैन होते थे वो कहते थे सर ये कंप्यूटर सही नहीं दस रहा। तो हम भी कहते थे शायद हो सकता है कि ना ही सही बता रहा हो। तो वो उस तरीके से वो दवाइयाँ चोरी होती रहती थी। आप ये देखें कि बड़ा ही अजीब बात होती है कि मैट्रिक पास बच्चा होता है, वो शलवार कमीज़ पहनी हुई है, उसने वो जहाँ नाला डलता है नेफे के अंदर एक कैप्सूल डाला 80 रुपये का, 100 रुपये का, सोचा चोरी करके उधर बेच दिया, लोहारी जाके बेच दिया, उधर बेच दिया, तो उसकी तो अच्छी भली दिहाड़ी लग जाती। तो वो ये बहुत बड़ा एक मेनेस था उस ज़माने में, ये जो था चोरी वाला फार्मेसी, ये रिटेल फार्मेसी में। खैर फिर करते अभी भी एक फार्मेसी आखिर में मेरे पास रह गई थी, जो कि जिसको मैंने एक तो कंट्रोल कर सकता था ना इसीलिए। तो उसके बाद फिर मेरे पास जो कि इसकी जो ROI मुझे तो कोई इतनी समझ ही नहीं आई, क्योंकि मुझे आदत पड़ गई थी 100%, 200%, 300%। तो ये 10-15% वाला काम जो है ना वो मेरे नाक पे कभी चढ़ा ही नहीं है। तो मैं कहता था यार ये क्या, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट भी की हुई है आपने, उसके ऊपर 10-15% ये क्या रिटर्न है। और क्योंकि रिटेल आपको ये सारा गवर्नमेंट कंट्रोल्ड प्राइसेस होती हैं,
तो वो आपको वो तय है कि जी ये 12% से ऊपर इसका मार्जिन नहीं है। फिर एक ऐसी पाकिस्तानी कौम में बीमारी है कि आपने जूता लेने जाते हैं तो वो बाटा की दुकान पे वो जो डब्बा होता है ना 99 रुपीज़ 99 पैसा लिखा होता है डब्बे पे, तो वो 99 पैसा भी नहीं छोड़ते। लेकिन आप दवाइयों की दुकान पे जब जाते हैं, आज कसाई वो कहता है 1300 रुपये किलो है, आप चुप करके दे आते हैं। दवाई की दुकान पे जैसे ही आप खड़े हो जाएं काउंटर पे, आप ऑब्जर्व करना शुरू करें, मर्सिडीज़ पे बंदा नीचे उतरता है तो वो आगे कहता है डिस्काउंट की देंगे। ये कल्चर है पाकिस्तानी कौम का, अजीब सी बात है। और जबकि आप अमेरिका में चले जाएं, बरतानिया में चले जाएं, कहीं कोई दुनिया में इस तरह डिस्काउंट नहीं मांगता काउंटर पे जाके। पाकिस्तान में जो है ना, ये एक हर्ड मेंटालिटी है कि दवाई की दुकान पे जाके डिस्काउंट मांगना। मुझे नहीं पता कि ये चीज़ कहाँ से डेवलप हुई, क्यों हुई, ठीक है ना। तो जो नहीं देता उधर जो है कस्टमर आना बंद कर जाता है कि जी इन्होंने तमीज़ नहीं है। तो ये था। फिर उसके बाद फिर मैंने टेली कम्युनिकेशन के अंदर बहुत काम किया। ये कब की बात है? उसी वक्त ही जब ये मेरे वहाँ पे ये ऑफिस थे 24, तो पे फोन्स पाकिस्तान में हमने 2005 की बात कर रहे हैं आप या उससे नहीं, ये 1988 से शुरू किया। अच्छा, 88 ये सारे काम, ये सारे बिजनेसेस पैरेलल में थे आप? हाँ। ये पाकिस्तान में अगर आपने कामयाब बिजनेसमैन बनना है तो आपको 6, 7, 8 काम होने चाहिए, क्योंकि लोग आपके पीछे लग जाते हैं। देखे ना, एक जगह पे आपकी दवाइयों की दुकान कामयाब होगी तो उसके साथ ही 70 और खुल जाती हैं। ठीक है। अब दुबई में तो ऐसे नहीं होता, या ये जो यूके में भी ऐसे नहीं होता। कहीं पे भी किसी जगह पे ये नहीं होगा कि एक ही चीज़ की 6 दुकानें इकट्ठी खुली हैं। तो इधर तो 50-50 दुकानें, मेयो अस्पताल के आसपास 100 दुकानें, जनरल अस्पताल के पास 100 दुकानें, जो जिना अस्पताल फैसल टाउन के पास फिर 50 दुकानें, यानी कि दवाइयाँ ही दवाइयाँ। सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर भी 100 दुकानें। तो ये आप एक रखें, 2 रखें, 3 रखें, ताकि कोई बंदा सरवाइव तो कर सके। अब उसका नतीजा क्या होता है कि आप कि जब आपका रेट ऑफ रिटर्न भी कम हो और आपकी कमाई भी कम हो जाएगी, तो जो भी आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स चाहिए ये चीज़ें मेंटेन करने के लिए। देखें, दवाई बहुत एक सेंसिटिव प्रोडक्ट है, उसको कंट्रोल टेम्परेचर चाहिए होता है, कंट्रोल ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग ज़्यादा है, उसकी जो एयर क्वालिटी है वो कंट्रोल होनी चाहिए। तो आपका तो इनमें से कोई भी दुकान जो होती है वो इस पे पूरा नहीं उतरती, कोई भी। और क्योंकि वो इतना महंगा है इसको सारा मेंटेन करना, इस सारे सिस्टम को, कि एयर तक आपने उसको प्योरीफाई करके फार्मेसी के अंदर रखना है, अदरवाइज़ वो आपकी दवाइयों के साथ रिएक्ट कर रही होती है। तो उसमें नतीजा क्या निकलता है कि आपने ये देखा होगा कि जब ये तो आम ही आपने सुना होगा ना कि मैं यूके तो पैरासीटामॉल ख़रीदी, टाइलेनॉल, तो वो उससे बहुत बेहतरीन असर होता है, और मैं पाकिस्तान से वही दवाई ख़रीदता हूँ तो मुझे असर ही नहीं होता। ये आप ज़ुबान ज़दे आम हर बंदे से सुनेंगे। उसका यही है कि हम तो उस तरीके से ना ही, जैसे ही जो दवाई बेल्ट से उतरती है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के, तो हमारी जो स्टोरेज है वो ख़राब हो जाती है। मतलब हम इंटरनेशनल स्टोरेज पे चल ही नहीं रहे, और बहुत कम चीज़ें चल रही होती हैं, और इवन शेल्फ पे ऊपर आके ख़राब होती हैं 6-6, क्योंकि देखें ना, कोई भी जो दवाइयों की दुकान है वो सारी की सारी उसी दिन तो नहीं खाली हो जाती ना। कोई दवाई 6 महीने बाद बिकती है, कोई 3 महीने बाद, कोई 4 महीने बाद, तो शेल्फ़ लाइफ तो ख़राब होती जाती है दवाई की, क्योंकि वो गलत टेम्परेचर पे पड़ी हुई है, गलत मॉइस्चर पे पड़ी हुई है। तो वो उसके नतीजे में ये है तो कि बिज़नेस को बेसिकली डाइवर्सिफाई करने के लिए एक टेलीकॉम का भी आपने सेटअप स्टार्ट किया। फिर कॉलिंग कार्ड मैं लेके आया पाकिस्तान में। अच्छा, वो आप लेकर आए? जी, ये PTCL को भी मैंने डिज़ाइन करके दिया कॉलिंग कार्ड, PTCL कॉलिंग कार्ड जो था। ये भी नए 80s और 90s की बात कर रहे हैं? इसमें सलमान तसीर लेके आए थे, वर्ल्ड टेलीकॉम, वर्ल्ड कॉल का कॉलिंग कार्ड था। हम लोग एक ग्लोबल टेलीकॉम एक कंपनी थी, हम GT कॉलिंग कार्ड लेके आए थे। ठीक है। और ये PTCL वालों को भी बाद में हमारे बाद पता चला कि ये भी एक चीज़ है। तो इन्होंने फिर मुझे बुलाया इधर, मैं यहाँ पे रहा कोई 8-10 दिन इस्लामाबाद में, तो इन्होंने कहा जी हमें भी बना के दें ये वाला सिस्टम। तो वो था। फिर उसके बाद फिर हम ये जो मुख्तलिफ मोबाइल कंपनीज़ के जो कार्ड थे इनके भी फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते रहे। तो ये यानी कि टेली कम्युनिकेशन। और फिर उसके साथ साथ फिर हमारे उसी वक्त ही तकरीबन ये मोबाइल फ़ोन आने शुरू हो गए थे। ये सर, इतनी नॉलेज क्या थी आपके पास? यानी कि उस वक्त इतना, मेरे ख्याल में तो अभी तो बड़े आम है मोबाइल फ़ोन वगैरह जी, लेकिन हाउ डिड यू अंडरस्टूड कि यार ये टेलीकॉम का बूम आने वाला है या टेलीकॉम में हमें एंट्री लेनी चाहिए? ये बिज़नेस सिलेक्शन किस तरह आप करते थे ऐसे? वो उसका ये है कि चूँकि मैं 25 साल की उम्र से मैं जो है ना
मतलब मेरे पासपोर्ट जो हैं वो भरे पड़े हैं, मैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बहुत करता हूँ। ठीक है, और आप ये बाहर देख कर आ रहे थे कि ये तो मैं देखता था कि जापान में भी ये चल रहे हैं, ये फिलीपींस में भी चल रहे हैं, ये इधर थाईलैंड में भी चल रहे हैं, मलेशिया में भी चल रहे हैं, यूके में भी। तो बेसिकली आप पिच बाहर करते थे कि ये चीज़ हमें पाकिस्तान हाँ, में कभी चाहिए, पाकिस्तान में भी लानी चाहिए, तो वो वहाँ से आइडिया तो मिल जाता था कि इस तरह ये लोग करते हैं, यूँ चलता है, यूँ चलता। सो वो पार्टनरशिप विद सम इंटरनेशनल होती थी कि हम चलो पाकिस्तान में भी इसको लॉन्च करते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो भी हमारे फिर चूँकि ये सारी जो बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल सी मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह में भी इनके भी सारे जो एमडीज़ वेमडीज़ सारे जानने वाले होते थे, तो वो फिर हमें बता देते थे कि ये वो मेरा जानने वाला है, तो उससे इंट्रोड्यूस करा दिया, उससे इंट्रोड्यूस कर, तो वो उससे आसानी हो जाती थी चीज़ें पाकिस्तान में लाने के लिए। और काफ़ी यानी कि बड़ा फैला हुआ बिजनेस था। तो हुआ ये था कि एक तो देखें 25-26 साल की उम्र से मैं फ़र्स्ट क्लास बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ, 5 स्टार 6 स्टार होटल्स में मैं ठहर रहा हूँ, और ऐसा भी टाइम था कि मैं हांगकांग महीने में 1 दफ़ा जाता था, या 2 दफ़ा भी चला जाता था, या इस तरह, मतलब है कि मुझे काम होते थे तो वो हम मुख्तलिफ़ चीज़ें लानी है ले जानी है, इस तरह भी हम कर लेते थे। तो उसके नतीजे में जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं ना, तो आपका जो हॉराइज़न है बहुत वास्ट हो जाता है, और आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो कि आपको, चूँकि हम एक गरीब मुल्क है हमारा, तो यहाँ पे लोगों का जो विजन इतना ब्रॉड नहीं है, ना आपके ब्यूरोक्रेट्स का है, ना इवन फ़ौज का भी, या किसी जो भी बंदा जो भी जो शॉट्स कॉल कर रहा है, वो कुएं का मेंढक है ना, उसका इतना एक्सपोजर ही नहीं है। वो मतलब या किस्मत या नसीब से ही बाहर जाएगा ना। सारी दुनिया नहीं बाहर जा सकती, बहुत लोग होते हैं जो पाकिस्तान से सारी ज़िंदगी कभी बाहर नहीं गए, इधर ही मर जाते हैं। तो बाहर जाना, आपको ट्रैवल करना, अगर आपने ज़िंदगी में कुछ भी करना है तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। और इसी वजह से आप देखें कि यूरोप देखें, जब छुट्टियां होती हैं तो किस तरह लोग भागते हैं, कब कोई किसी मुल्क में तो जनवरी में प्लान कर लेते हैं, इस दफ़ा 25 दिसंबर को मैंने इधर जाना है, कैलेंडर बुक है आपका, टिकटें बुक है, सारा कुछ पहले साल पहले से प्लान्ड है। जून में नहीं, साल नहीं, मैं तो वो हो नहीं, ये तो 24 घंटे पहले भी डिसाइड किया कि चलो। आपका मैं वैसे गोरों के साथ काम किया ना, वो तो पहले ही से कहते थे जी इस साल ना हमने फॉर एग्जांपल फ्रांस जाना है। गोरा पाकिस्तान आके ठहरता, इतना गोरा, मैं फ्रेंच गोरा आता था यहाँ पे उसको हम पाकिस्तान बहुत फिराया, यूके से आते थे, यूएसए से आते थे, जापानीज़ आते थे। हर उस वक़्त भी लोग वीकेंड करने दुबई जाते थे। दुबई एक रेगिस्तान है ना। आप यकीन जाने कि मेरे वालिद साहब उस वक़्त मुल्तान में थे, या ये शेख ज़ैद साहब थे जो उनके वालिद थे। तो जब वो भुट्टो साहब थे तो उनकी दोस्ती थी इनसे, तो वो ये शिकार करने आते थे, तो वहाँ पे डेजर्ट में आकर ठहरते थे। तो इनको ये नहीं पता होता था कि ये क्योंकि ये वो जो इंटरकॉन्टिनेंटल था उस ज़माने में लाहौर में, अब तो ये पीसी है ना, तो वो उनके ज़िम्मे होता था, उनकी बेडिंग शेडिंग खैमा, और वो वहाँ पे आके, तो वो उनको ये नहीं पता होता था कि ये जो कंबल है ये टक इन हुआ हुआ अंदर। रात को 2 बजे मेरे वालिद साहब को उठाया कॉल के, जी कंबल नहीं है। मेरे वालिद साहब कहीं परेशान के इंटरकॉन्टिनेंटल की ये सारा इंतज़ाम ये कैसे हो सकता है कि कंबल नहीं है। सोचें वो रात को गए उधर, और क्योंकि फ़ोन खड़क रहे हैं, आगा साहब का भी फ़ोन आ रहा है, क्या की कीता मियाँ साहब तुसी। तो वो उसमें वहाँ पे जाके उनका जी ये कंबल तो है। तो ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो टाइम भी हमने देखा हुआ है। और उसके बाद आप देखें कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई, कि अब ये वही दुबई है, वही यूएई है, अब वो किस तरह दुनिया में किस तरह उन्होंने बिज़नेस को अट्रैक्ट किया हुआ है। हमने वो टाइम भी देखा हुआ है जब हम दुबई में उतरते थे तो इमिग्रेशन जहाज़ के बाहर ही हो रही होती थी। आप देखें ना, मतलब है कि, और अब ये भी है कि अब उसमें वॉक इन इमिग्रेशन है, सोचिए। वॉक इन इमिग्रेशन है। तो ये सारी दुनिया अपना विजन जिनका एडवांस होता है, या जिनका जो फार साइटेड लोग होते हैं, वही ये काम कर सकते हैं। तो जिनकी टनल विजन होती है, जो कि पाकिस्तान जिसका शिकार हुआ है, रियल स्टेट विजन, इधर तो मैंने देखा है कि जो बिजनेस, क्योंकि इधर कल्चर ये है कि तुमने इतना कमाया कैसे। ये हर बंदे का सवाल है, चाहे वो फौजी है,
चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो पता नहीं पैसा कमाना इट्स सो नेगेटिव इन दिस हाँ, सोसाइटी हाँ, वो बहुत जेलसी है, बहुत जेलसी है। एक तो आपको थानेदार भी कहता है खड़ा हो जा। मंशा साहब का भी मैं सुन रहा था, लोग इतनी गालियां देते हैं, ये करते हो करते हैं, किसी को ये समझ नहीं आती है कि इतनी ज़्यादा जॉब्स उनके थ्रू क्रिएटेड है, इतना डाइवर्स बिजनेस है, ऑन टॉप ऑफ इट इतने इस तरह के माहौल में वो बिज़नेस कर रहे हैं जहाँ पे हर वक्त कोई ना कोई आप पे उंगली उठा के ही बैठा हुआ है। अभी मैं देख रहा था कुछ लोगों ने कोई चीज़ ली या कुछ की, सबसे पहले नैब बुला लेता है, भाई ये पैसे कैसे बनाए आप जी। तो ये बड़ा ही एक और मेरे ख्याल में क्योंकि हम बिज़नेस ओरिएंटेड नहीं है, पैसे को दबा देते हैं, जो पैसा कमा रहा है वो पैसा भी कैसे कमा रहा है, रियल एस्टेट ले लिया, फिर बाय सेल कर दिया, जब सेल करके प्रॉफिट ज़्यादा हो गया गाड़ी ले ली, मोबाइल ले लिया, इंपोर्ट ले रहा है। रियल स्टेट तो देखें हमने चूँकि टैक्स नहीं देना, तो वो ये भी एक हमारा कल्चर है कि हमने टैक्स को हम देना बहुत ही बुरा समझते हैं। तो हम 10 रुपए की चीज़ 100 रुपया पार्क कर देंगे उस जगह पे जब उसकी वैल्यू नहीं है। हाँ, वो रियल स्टेट में पार्क ऐसी होती है ना कि लैंड है 10 लाख रुपए का, हाँ, तो लेकिन आपने 1 करोड़ रुपए का खरीद के भी उसको पार्क किया हुआ, हाँ, यानी कि वो इतना ज़्यादा मल्टीपल पे यानी कि इन्वेस्ट किया हुआ है कि जो इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं है हाँ, कि वो उसके नतीजे में फिर ये होता है कि फिर बाद में वही जो फाइलें आपने 2-2 करोड़ रुपए की ली होती हैं वो 10 लाख की भी नहीं बिक रही होती। हाँ, ये देखें ना, अभी ऐसे ही हो रहा है ना, ऐसे ही हो रहा है। तो तो हवाई है, बस गाड़ियों की प्राइसेस भी हवाई है, वो भी हवाई हैं। करोड़ रुपए की गाड़ी है, हाँ। बेचने जाओ सेल करने जाओ तो 50 का भी बंदा नहीं सामने बैठा हुआ, लेकिन ये सारा ग्रे मनी है ना, ग्रे तो मनी ये क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, हाँ, क्योंकि तरक्की नहीं हो रही ना, फ्रॉड हो रहा है। हाँ, तो वो लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि भाई हमने टैक्स देना है, हमने इस मुल्क को तरक्की देनी है। हम सबका एक विजन ये है कि हमारे पास पैसे हों और हमारे पास सेकंड पासपोर्ट हो और हम बाहर आजकल तो सेकंड पासपोर्ट काफ़ी हॉट हो गया। हाँ जी, हम बाहर नेशनैलिटी लें कि यानी कि 50-60 लाख रुपए की आप पीआर के लिए अप्लाई कर दोगे कनाडा पे, आप इतना आपके पास वो नहीं है, और 8 से 9 की खबरें सुन लेंगे सारे, उसके ऊपर डिस्कशन महीने करवा लो, व्हाट्सएप के ग्रुप भरे हुए हैं, कोई सोल्यूशन नहीं है किसी के पास। अगर कोई सोल्यूशन, यानी जो 50 लाख रुपए का पीआर के लिए अप्लाई कर रहा है वो 25-30 लाख रुपए अपने पास रिजर्व रख कर अपना कोई स्टार्टअप नहीं स्टार्ट कर सकता यहाँ पे, क्योंकि वो जो एक है ना कि किचन मनी आता रहे तो चलता रहे, वो सही है। लेकिन जहाँ पे मेरी सैलरी बंद होगी, 2 महीने सैलरी या बच्चों की फ़ीस मैंने अपनी जेब से दे दी, तो बहुत ही रिस्की बड़ा काम है भाई, मैं तो नहीं कर सकता। तो ये बड़ा। अब मैं वैसे आपसे पूछना चाहता, ये तो डाइवर्स बिजनेस हो गया जो आप माशाल्लाह कर रहे थे, स्टॉक मार्केट में कैसे आपकी एंट्री हुई है वैसे? जी, स्टॉक मार्केट में इस तरह था कि चूँकि मेरे वालिद साहब बैंकर थे, तो उनके ये सारों के साथ मिलना जुलना भी था, तो वो शुरू से ही ये उनका था कि इसके शेयर ले लें, ये कोई टेक्सटाइल मिल्स के शेयर ले लिए। उनके सारे ये दोस्त थे, कोई क्रेसेंट वाले थे, सरगोदा टेक्सटाइल मिल्स वाले थे, ये कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स वाले थे, फिर वो वहाँ पे कोहाट में जनाना डी मलूचो वगैरह थे, ये वो बेगम सैफुल्ला वगैरह, ये सारे उनके जानने वाले थे, दोस्त थे सारे, तो बहुत उनकी रिस्पेक्ट भी करते थे। तो ये वो उनके पास ये सारे शेयर उस ज़माने में वो कागजी शेयर मौजूद थे, और वो उस ज़माने में तो आपको पता है कि कंप्यूटर तो था ही नहीं, तो ये टेलीविज़न के ऊपर भी बाद में आना शुरू हुआ वो बिज़नेस प्लस जो था, और वो आखिर एक ही वो सफ़ा आता था अखबार का, डॉन का ना, जिसमें ये हर कंपनी का रेट लिखा हुआ आ रहा होता था सेक्टर वाइज, और ये वो बोली वाला चल रहा होता था, आज किसका रेट, आज किसका रेट। हाँ, तो लेकिन और फिजिकल शेयर्स भी होंगे फिर सारे। हाँ, तो वो उनके पास ये होते थे, और लेकिन है कि उनको इसका बिल्कुल कोई तजर्बा नहीं था किसी प्राइस का ये जो कि किस प्राइस पे लेना है, फंडामेंटल देख लिया, कि अच्छी कंपनी है बस ले लिया, अच्छी कंपनी है, तो लेकिन है कि वो चूँकि फिर वो एक वो जो आपका एक फार्मूला है कि अब 10 साल 15 साल लेके बैठ जाएं, सो जाएं, और उसके बाद पता चले 3 करोड़ रुपया कमा लिया, 8 करोड़ रुपया कमा लिया, वो वाला तो टाइम था। तो उन्होंने उस तरह कमाया, यानी कि एक शायद 15 साल के लिए रख लिया, 10 साल के लिए रख लिया। उस ज़माने में साइकिल भी कुछ ऐसे ही चल रहे होते थे, बिजनेस साइकिल्स जो थे। अब तो हर चीज़ का देखे ना, फोकस ख़राब होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, और स्पैन भी छोटा होता जा रहा है, साइकिल भी छोटा, पेशेंस भी छोटे ही होते हैं। वही ना, हर चीज़ आप ये जो अदरवाइज जितनी टेक्नोलॉजी वो यूट्यूब शॉर्ट्स का ज़माना देखे ना, मतलब यानी कि जनरेशन अब ऐसी आ गई है जिसका फोकस स्पैन 25 मिनट से भी गिर गया। 1 मिनट से ज़्यादा की वीडियो, पहले 3 घंटे की फिल्म चलती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता करते शॉर्ट फिल्म आनी शुरू होगी 25 मिनट की,
इसी तरह ये जो फिल्म की जगह फिर यूट्यूब आ गया, 25 मिनट का 20 मिनट का, लोगों ने कहा तो बहुत लंबी वीडियो बना रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसके बाद अब ये शॉर्ट्स आ गए, फिर टिकटॉक आ गया, फिर मतलब है कि इसको छोटे से छोटा करते जा रहे हैं। तो उसके नतीजा क्या हो रहा है? उसके नतीजा ये हो रहा है कि आपको कोई भी काम नहीं आ रहा। आप सिर्फ आप यानी कि क्या है कि आप पाकिस्तान आप देख लें, उसका रिजल्ट पाकिस्तान क्रिकेट पे भी देख लें। हमारा वो ज़माना था कि हम 5 दिन कज़ावी स्टेडियम में बैठ के वेस्ट इंडीज़ को देखा करते थे कि मार्शल, जोएल गार्नर, क्लाइव लॉयड बैटिंग कर रहे हैं 5 दिन। हालांकि डेड पिचेस होती थी। फैसलाबाद में लिली को मैंने बॉल करते देखा और वो गालियाँ दे रहा होता था पिच को। तो लेकिन 5 दिन का टेस्ट मैच, ठीक है, तो सारी दुनिया देखती थी, स्टेडियम भरे होते थे। फिर वो वनडे पे उतरा है। फिर अब आप देखें कि वनडे भी पाकिस्तान में ख़राब हो गया। अब वो सिर्फ T20 के और T10 के प्लेयर्स रह गए। T10 हो गया, छक्का। अब जो छक्का नहीं मार सकता वो यहाँ पाकिस्तान में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो छक्का तो दुनिया में अभी भी कोई नहीं लगता। तो आप जब ये छक्का मारने पे एक जनरेशन जब आ जाएगी ना, तो उसके नतीजे में ये जो है ना 9 पिन्स की तरह गिरेगी, क्योंकि ये आपके गले पड़ जाएंगे। ये छक्के इस तरह लगते नहीं है। तो आपकी स्टॉक मार्केट की एंट्री बिल्कुल स्टार्ट में थी या वो भी आपने 80s 90s? वो शुरू में नहीं, मैं सही बात जो बताऊं कि मैं वालिद साहब की डेथ के बाद मैंने ज़्यादा उसमें तवज्जो देनी। वालिद साहब की डेथ कब हुई थी? ये 3 साल पहले। अच्छा। हाँ, लेकिन उससे पहले मुझे, लेकिन चूँकि मैं देखें आपका जो ये मुझे ज़रूर पता था कि इन्होंने ये कौन से शेयर लिए हैं, कौन से दिए हैं, क्या कर रहे हैं और कौन सा बेचना चाहिए। मैं उनको ज़रूर गाइड करता था कि इस तरह करें, ठीक है। लेकिन चूँकि मेरी एक आदत है पढ़ने की, पढ़ने से मतलब ये है कि नई चीज़ सीखने की, और चाहे वो मेरा सब्जेक्ट है या नहीं है। तो वो चूँकि मुझे इसमें इंटरेस्ट था, तो मैं ये जो फंडामेंटल स्टडीज़ शेयर्स की और ये मैं कि देखने के लिए कि ताकि मैं उनको हेल्प आउट करूँ कंपनीज़ का, कि कौन सी कंपनी अच्छी है, क्योंकि उनके पास ये फौजी फर्टिलाइज़र था और इस तरह मिलर ट्रैक्टर था, फिर इसी तरह रफ़ान मेज़ था, फिर नेस्ले था, इस तरह की कंपनियां थी। सीमेंट में उनके पास वो था, फौजी सीमेंट था, फिर उनके पास चिराट था, इस तरह के थे। और मतलब सीमेंट में थे, पावर में थे, ये निशात वगैरह सारा कुछ उनके पास था, क्योंकि ये पावर वाले सारे उनके दूध जानने वाले थे। MCB था उनके पास, ठीक है ना। तो UBL तो उस ज़माने में था ही नहीं लिस्ट में, और वो उसके शेयर्स नहीं थे। अलाइड बैंक था, इस तरह वो था, इस तरह के उनके पास शेयर्स थे ज़्यादा, ठीक है। तो लेकिन मैं उनकी मदद करता था कि अब इसको अब ये हो रहा है, इसका ये हो रहा है, तो वो कभी वो आपकी बेसिकली उनकी सपोर्ट की लेवल तक की आपका वो था। तो फिर तो जब मेरे ऊपर सारा कुछ मेरे ऊपर आ पड़ा, लेकिन उस दौरान फिर ये था कि मैंने जो है ना मैंने कुछ जो है ना हर चीज़ में मैं कोशिश करता हूँ कि आप एक जो है ना सादा तरीके से एक जुगाड़ ज़रूर निकालें, क्योंकि अगर आप उसमें PhD करने जाएंगे ना तो आपकी उम्र बीत जाएगी, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो जहाँ पे छक्का मार कौम हो ना, तो उसमें आपका बड़ा चांस होता है कि अगर आपने उसमें जुगाड़ निकाल लिया ना तो उसमें आपका फ़ायदा होता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैंने कुछ चीज़ें, ये जो जब मैं ये चार्ट देखता हूँ किसी भी चीज़ का, तो मैं उसको ये नहीं देखता कि ये कैंडल स्टिक है। मैं ये देखता हूँ कि हर कैंडल स्टिक पे लोग लड़ रहे हैं। ये उसमें बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं, और हर टाइम फ्रेम में, चाहे वो मंथली है चाहे वो 1 मिनट है, वो लड़ाई जारी है। और हर जगह पे, और ये जितनी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनी है ये भी वो लोगों की है। ये लोग बैठे हुए हैं बेचने और खरीदने वाले, और उसको हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। कुछ लोग उसको लाइंस के तौर पे देखते हैं, मैं देखता हूँ कि नहीं ये बैठे हुए हैं। फिर मैं ये देखता हूँ कि ये तो कई लोग, कई करोड़ हैं, पाकिस्तान में कई लाख हैं। तो ये दिन में बेसिकली अपने सारे नॉर्मल लोग हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है मार्केट के बारे में, कि ये तो इनके बीवी भी है, इनके बच्चे भी हैं, इनके वालदैन भी हैं, ये दवाइयाँ खरीदते बेचते भी हैं, खाना शाना भी खाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल हैं, कोई पागल नहीं है। लेकिन मार्केट में आके ये पागल हो जाते हैं। तो फिर मैंने ये भी कंपेयर करना शुरू किया। मैं कहा यार ये जब बस आती है तो उससे पहले वो जो प्लेटफॉर्म, वो जो बस का जो होता है स्टैंड, उधर पहले कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो जैसी आती है भगदड़ मच जाती है। शादी का खाना खुलता है फिर भगदड़ मच जाती है।
जहाज़ टैक्सी कर रहा होता है, फिर भगदड़ मच जाती है, उसमें PhD डॉक्टर इंजीनियर सारे खड़े हो जाते हैं, अभी वो पहुंचते ही नहीं है उधर। और वो एरोस्टेस चीख चीख के, कैप्टन चीख चीख के कह रहा होता है अपनी सीटों पे बैठो, मोबाइल बंद करो, ये करो, कोई नहीं सुनता। और फिर नीचे जाके मजे की बात है कि आप देखें कि कोई जहाज कहीं पे भी लैंड कर रहा हो, ये हर जहाज में यही हो। और मजे की बात है सर, वो नीचे जाके ना लगेज का वेट करते हैं सारे, फिर एक हाँ, जगह बैठ के। हाँ। अब उसमें हार्डली मतलब 500-400 बंदे की फ्लाइट है, तो 10 बंदे आप देखेंगे बैठे हुए हैं चुप करके। हाँ। तो बाकी जो 490 हैं ना, वो बेवकूफ़ों की तरह भागी जा रहे हैं, वो मतलब खड़े हैं। हाँ। और वो अभी जहाज का दरवाज़ा खुलने में टाइम है यार, लेकिन वो खड़े हैं। तो किस लिए खड़े हो? तो वो ये जो चीज़ है, ये जो क्राउड मेंटेलिटी है ना, ये देखें, ये हज़ारों साल से इंसान अपने इस लेवल पे ये गलती रोज़ाना करता आ रहा है। तो लिहाजा ये जो नॉर्मल बंदा जब जैसे ही मार्केट में आता है ना, तो ये गलती करता है। तो नतीजा क्या मिलता है? ये आते हैं बेसिकली, इसको मैं कहता हूँ कि ये एक पैसे का नीलाम घर है, ये जो मार्केट है। आप मतलब आपकी जेब में ही पैसा है, और जो आपके जो पूरा एक हजूम है उसके सबकी जेब में पैसा है, और वो अपना अपना काम काज करके, कुछ फुल टाइम है ट्रेडर्स, कुछ पार्ट टाइम है, कोई इन्वेस्टर हैं, कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, कोई स्विंग ट्रेडर हैं, कोई ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ये प्रेशर है कि उन्होंने किचन चलाना है। देखिए ना, ये हर चीज़ का एक रीज़न है। और कुछ मेरी तरह हैं जिसने बीच पे बैठ के वो छतरी लगा के फूलदार शर्ट पहन के, तो मैं तो एंजॉय करता हूँ मार्केट को देखना कि भी अच्छा क्या है, अच्छा ये करना चाहिए, नहीं करने से नहीं तो ना सी, वो जाके पूल में छलांग मारी, स्विमिंग करने शुरू हो गए, ठीक है ना। तो मैं तो ज़िंदगी इस तरह की गुजारी। तो मैं देखता हूँ कि यार ये मैं तो कमा लेता हूँ, ये क्यों नहीं कमा सकते? ये है कि मेरे पर वो प्रेशर ही नहीं है कमाने का, कि भी मैंने मार्केट से कमाना है और किचन चलाना है। तो जब तक तो ये देखें, मैं आपको ये पहले मिसाल दे रहा था कि चूँकि हम देखते थे बास्केटबॉल खेलने वाले, तो जो अच्छे प्लेयर्स थे ना, वो जब प्रैक्टिस करते थे तो सेंटर से निशाना मारते थे और रिंग में फेंकते थे, 15 में से 12-13 तो आराम से चली जाती थी। जब मैच होता था तो 3-4 भी नहीं लगा सकते थे रिंग में बॉल, और बिल्कुल करीब तो इसका क्या मतलब है कि ये जो एड्रेनलिन रश है, ये इंसान को पागल बनाता है। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एड्रेनलिन रश कहते हैं। और आपको चाहे जितने भले फंडामेंटल्स आते हों, जितने मर्जी आपको टेक्निकल एनालिसिस आते हों, जब तक आप साइकोलॉजिकली ट्रेन नहीं होंगे मार्केट में, और मैं उसकी हमेशा मिसाल दिया करता हूँ कि अगर ये जो कसाई है, वो अगर महारत नहीं रखेगा और उसको खून से डर लगता है, तो वो छुरी हमेशा गलत फेरेगा, और उस जानवर को उतनी ही तकलीफ होगी मरते हुए, क्योंकि उसने छुरी से ही नहीं फेरी। इसी तरह जो सर्जन है, वो अगर ब्लड से डर रहा है और उसका नर्व्स काम नहीं है, तो वो आपका चीरा ही सही नहीं लगाता, उसका चीरा यूँ जिग-जैग करके लगता है। जो अच्छा सर्जन है वो यूँ करके मारता है, 1 सेकंड में खोल देता है। तो वो इतना कॉन्फिडेंट होता है और अपने काम में माहिर होता है, और उसके वो नर्व्स इतनी उसकी कूल होती हैं कि वो जो है ना, उसका काम ही है। तो इसी तरह जब आप मार्केट के अंदर जब आप ये इतना हजूम देखते हैं, तो अगर आप भी उस हजूम के साथ पैनिक में आ जाएंगे तो आप फैसला गलत करेंगे। तो असल जो स्टॉक पूरी दुनिया में मसला है कि जी 90% लोग फेलियर हैं, तो उसकी सिर्फ साइकोलॉजिकल वजह ना, अदरवाइज तो ये तो कभी हो नहीं सकता कि जी इनको नॉलेज नहीं है। आप जितना मर्जी इनको नॉलेज दे रहे हैं। इसी तरह हमारे जो टीचर हैं फराज भाई, ये था असल कहानी जो कि ये दुनिया में कोई नहीं सिखा पा रहा था, कि खाली आप एनालिस्ट तो बन सकते हैं, आप हमेशा वो कहते हैं ना कि ट्रेडर बनना डिफरेंट है। ट्रेडिंग से मुराद ये कि पैसा डालना। देखें ना, उसको मैंने जो अपने मतलब से तो मैंने लिया ना, उनकी जो टीचिंग है कि भाई मसला तो पैसा डालना है। जैसे ही आप अपना पैसा डालते हैं तो आपके हाथ पांव फूलना शुरू होते हैं। तो जब आपके हाथ पांव फूलना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे आप गलत फैसले करेंगे ही करेंगे। अब देखें ना, हमें जो उन्होंने जब ट्रेन किया तो हमें कहा कि जी आप स्टॉप लॉस होता, आपने नहीं इसको छेड़ना, हिट होता तो होने दें। तो वही बात है कि अगर आपने ये देखें, ये जो इस तरह के जो बिजनेसेस होते हैं ना, जिस तरह ये सर्विस सेक्टर है, इसमें आपका रोज़ाना इम्तिहान होता है। अखबार अगर आपको खोला हुआ है तो अगर आपने किसी दिन भंड मार दिया सुर्खी में, हेडलाइन में, तो आपका अखबार बिकना बंद हो जाता है।
इसी तरह किचन में रेस्टोरेंट खोल दिया है तो जिस दिन आपने ख़राब खाना बनाया आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। इसी तरह आप मार्केट के अंदर हैं, आपने भंड मार दिया, मार्केट तो आपको सजा देगी, कभी भी आपको मुफ्त में नहीं जाने देगी, कोई बात नहीं, बड़ा पुराना बैठा हुआ है। तो इसमें आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ता है। और प्लस ये है कि फिर आपको एंट्री और एग्जिट टाइमली करनी पड़ती है, मतलब नर्व्स बहुत कूल और काम होनी चाहिए। बस जो सीधी सी बात है, जब तक आपकी नर्व्स कूल और काम नहीं है आप इस मार्केट के लिए नहीं बने। और मुझे लगता है कि आपको ना एक पूरा साइकिल मार्केट में जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आपको नहीं समझ आएगी कि आपने क्या करना है। हाँ, अब मैंने बताया कि कोविड में 2-2.5 करोड़ रुपए के लॉस में था। ठीक है। अच्छा, पहले बिफोर गेटिंग इनटू दिस कितने पैसे माशाल्लाह आपने बनाए होंगे मार्केट में? क्योंकि प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में ना कि लॉसेस में तो सारे आ जाते हैं कि मेरा 2.5 करोड़ का लॉस हो गया, 3 करोड़ का हो गया। हाउ मच यू हैव मेड इन द मार्केट? देखिए, इस तरह कैलकुलेट करना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं क्या करता हूँ कि हर जो स्टॉक है ना उसका मैंने लॉग बनाया हुआ है, ट्रेड जर्नल बना लिया हुआ है। तो उसका मतलब है कि वो मेरे तो मैं खुद तो नहीं करता, मेरे जो अकाउंटेंट्स हैं वही कर रहे होते हैं। ठीक है। तो वो बताएंगे कि भाई PSO में आज तक आपने 50 लाख रुपए कमा लिया है, मिलत में आपने 15 लाख रुपए कमा लिया है, उसमें आपने फौजी फर्टिलाइजर में 25 लाख रुपए कमा लिया है, यानी कि उसका खाता चल रहा है। हाँ, ठीक है। तो वो लेकिन आपने पैसे कमाए हैं, यानी कि वो जो एक मिथ है कि पाकिस्तान में पैसे नहीं बनते, और ख़ास तौर पे काफ़ी लोग ना 2007 मैं तो सोता ही नहीं जी। देखें मेरी बात सुने, जो बिजनेस का जो तरीकाकार है, आप दुनिया में कोई भी बिजनेस करेंगे तो सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि मैंने ये रकम कितनी देर में बाहर निकाली। तो अगर मैंने फ़र्ज़ करें माड़ी ले लिया 1800 रुपये का, तो मैं तो सोऊंगा नहीं जब तक उसकी कॉस्ट सिफर नहीं कर लूँगा। मैं तो उस वक्त तक जब तक ये वो 100 रुपये में से 60 रुपये लगा के तो CDC में फेंक दिए। ठीक है। 40 रुपये से मैं माड़ी में 2 उसके बैंड बनाऊंगा और खेलता रहूँगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जब वो ऊपर जाके उस बैंड को टच करता है वहाँ जाके मैंने बेच देना। ठीक है। अगर वो ट्रेंड टूटता है या वापस आने की कोशिश करता है, वो आ ही रही होती है, पता चल जाता है कि यार होता है। और मैंने 3 देखें जी सिस्टम लगाए होते हैं एक ही वक्त में। एक मैंने कैंडल स्टिक्स लगाई होती नॉर्मल, मतलब मैंने तो जुगाड़ निकाले हुए हैं ना। मैंने नहीं देखना कि वो उसका पैटर्न क्या बनता है, फलां क्या बनता है, हेड एंड शोल्डर बना है नहीं बना, वो नॉनसेंस, वो हार्मोनिक्स बने हैं नहीं बने। हम तो वो हायर लो जो हमें हमारे टीचर ने सिखाया वो करके उसके बाद उसने कहा कि सबको ये बता दो, मैंने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं कराया कि डॉक्टर साहब ने हमारी टेक्निकल एनालिसिस की कोर्स भी लिया हुआ है, और वो बेसिकली वो भी एक वैसे पूरा है कि इतना माशाल्लाह प्रॉफिटेबल होने के बावजूद ही बेसिकली इन्वेस्टेड इन हिमसेल्फ। लेकिन पहले मैं कह रहा था ये पहले स्टॉक की जर्नी कर दें, देन जब हम आएंगे कि वो करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें मैंने फिर ये था कि चूंकि जुगाड़ निकाला हुआ है ना, तो जुगाड़ ये है कि पहले मैं ये समझता था कि जितने गुरु हैं ना हाइक नशी ये नहीं देखते। फिर मैंने देखा कि तो फराज भाई तो देखते हैं। मैं कहनी इसके अंदर तो आपको जितनी आप तगड़े स्किल वाले हो जाएंगे ना आशनाइकी में, क्योंकि ये आपका एक किस्म का पिवट पॉइंट अगली कैंडल, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे कि वो कैसे इसको निकालते हैं, क्योंकि वो कैंडल के मिडल से शुरू होती है। तो ये नॉइजलेस ट्रेडिंग कहलाती है। आशनाइकी, पॉइंट एंड फिगर और रेनको। ये पाकिस्तान में पॉइंट एंड फिगर भी अवेलेबल नहीं है चार्ट्स पे, और रेनको भी अवेलेबल। ये दोनों प्योरली प्राइस एक्शन कैंडल्स हैं। ये जो दूसरी जो नॉर्मल कैंडल है ना, वो उसमें दुनिया का हर चीज़ अंदर आ जाती है, हाई लो ओपन क्लोज, ये वो सेंटिमेंट्स, खबर आगे क्या है पीछे क्या है, वो सैलाब कब आया था वो कब आया था, ठीक है ना। लेकिन वो जो रेनको ब्रिक्स है ना, वो आपने अगर तय कर दिया कि एक ब्रिक की कीमत 5 रुपये है, यानी कि 1% ऑफ द स्टॉक प्राइस तय कर, तो वो उसने उसी वक्त ही हिलना है, इररिस्पेक्टिव कि उसका टाइम क्या है और उसका डेट क्या है और उसका वॉल्यूम क्या है। ये इन चीज़ों से आज़ाद है। तो वो यानी कि वो जो हम कहते हैं ना कि आपने प्राइस एक्शन पे खेलना है, तो हमें तो वो ब्रिक बता रही होती है कि प्राइस एक्शन ये है। तो जब तक, और वो ब्रिक जो है ना वो 45 के एंगल पे लग रही होती है, डायगनल, सीधा नहीं जाती। तो जब वो इस तरह जा रही होती है ना, तो यानी कि हर 4 रुपये पे एक ब्रिक बनेगी। अब वो एक ब्रिक बनने में चाहे 6 दिन लग जाए, जब तक वो 4 रुपये मुकम्मल नहीं होंगे ब्रिक नहीं बनेगी। और जब उसने रंग बदलना है तो उसने साइडवेज नहीं लगना ना, उसने फिर नीचे आके एंगल पे लगना है। एक ऊपर वाले कोने पे लग रही है, ग्रीन चल रही है, और अगर जब रंग बदलेगी लाल तो निचले कोने पे लगती है, तो वो डबल द प्राइस, यानी कि 5 रुपये की जगह 10 रुपये का फर्क आएगा तो रंग बदलेगी।
फिर वो नीचे शुरू हो गई, फिर वो अगली ब्रेक। ये सर आप ये जो चीज़ें आपने सीखी थी या की थी, दिस इज योर ओन रिसर्च? मेरी खुद की रिसर्च नहीं, और वो फिर आपने प्रैक्टिकली मेरे हांगकांग के अंदर बहुत ट्रेडर्स मेरे दोस्त थे। अच्छा। और मैंने देखा कि ये जिस तरह ये मुझे वहाँ पे उन्होंने बताया कि जब ये वर्ल्ड वॉर हुई ना, तो जापानियों ने जो रैनको का सिस्टम था ना, वो चाइना स्मगल कर दिया था कि अमेरिकनों के हाथ ना लगे। अच्छा। और मैं कहा ये तो इसका मतलब है कि ये इसके अंदर कोई ना कोई जुगाड़ तो अवेलेबल है ना, इतना क्या मसला है। क्योंकि वो उस ज़माने में देखें, ये जापान उस ज़माने में बहुत तरक्की कर, तभी तो एटम बम मार के उसको खामोश कराया था, क्योंकि वो दुनिया को तंग कर रहा था, और ये ख़ास तौर पे गोरों को। ये जितना स्कैंडल स्टिक्स आप देखें, ये जापानियों ने निकाली हुई, और इंडिकेटर्स गोरे निकालते हैं, इंडिकेटर सारे लैगिंग है। आप ये देखें कितना बड़ा फ़र्क है कि जो तेज़ी है वो अल्लाह ताला ने ना इस साइड पे जो येलो रेस है ना, इसके अंदर दिमाग डाला हुआ, इसको इनको अच्छी बॉडी नहीं दी है ना, ये जो है ना इनकी फिजिक इतनी अच्छी नहीं है, ये वैसे कमज़ोर हैं। देखें ना, ये अच्छा फुटबॉल नहीं खेल सकते, अच्छी हॉकी नहीं खेल सकते, क्योंकि इनमें ताकत नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने इनको दिमाग बहुत दिया हुआ है। ये जो येलो रेस है, ये चाइनीज़ हैं, जापानीज़ हैं, मलेशियन हैं, ठीक है ना, ताइवानीज़ हैं। सर मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है कि आपने कितने पैसे कमाए होंगे अभी तक? तो मैं रफ एस्टिमेशन के पर्सपेक्टिव से मेरे तो जी जितने CDC में पड़ा, मेरे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सारी कंपनियों की इन्वेस्टमेंट करोड़ों में ही होगी ना? करोड़ों में। हाँ जी। सो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि इसी मार्केट में रह के, जब से लोग ज़्यादातर ना स्टार्ट करते हैं कि 2017 से जिसने इन्वेस्टमेंट की है ना, वो सारे लॉस में ही बैठे हुए हैं। नहीं। तो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस? एक तो समझ आती है ना कि कुछ लोग आते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, निकल जाते हैं। आपकी स्ट्रेटजी क्या है? मेरी स्ट्रेटजी ये है कि जो भी शेयर है, मैंने बताया ना, कर मैं इस चीज़ को भी मैं कंसिडर करने को तैयार नहीं हूँ कि मैंने 1800 रुपये का माड़ी ले लिया, मैं 1800 रुपये को खींचता 0 पे ले जाऊँगा, मैं उस वक्त तक चैन से बैठूंगा ही नहीं। उसको मैं वो जो 30-40% जो मैंने कैश बाहर रखा हुआ है ना, उसको मैं बैंड बना के उसमें ट्रेड करता रहूँगा, उसमें कर लूँगा, हफ्तों में किसी चीज़ में भी कर लूँगा। वो ट्रेड कर करके फ्री शेयर खरीद के उसमें डालता जाऊँगा, और उस अपने पैसे बाहर निकालता जाऊँगा। अच्छा, समझ गया, ठीक है। मेरा ये जो फार्मूला है ना, जो आप बेसिकली ट्रेड करके कर रहे हैं, मैं तो उसको उल्टा ले रहा हूँ। मैं तो उल्टा डिविडेंड को उसमें कर रहा हूँ कि जो डिविडेंड आपका आ रहा है, या आप री इन्वेस्ट कर लें या वो खा लें। वही तो कर रहा हूँ कि अगर आप डिविडेंड, बोनस, जी वो सारे के सारे उससे वही शेयर खरीदता हूँ या कोई और के खरीद लेता हूँ, तो 0 प्राइस पे कर रहा हूँ ना। 0 प्राइस पे। दूसरी स्ट्रेटजी अब ये देखें कि मैंने अभी क्या किया था कि जिस तरह अभी पोल ने डिविडेंड अनाउंस किया 60 रुपए का, मैंने 440 पे पोल और खरीदा, और वो पैसा लेके जो मेरे पास ही पड़ा था एडवांस डिविडेंड मैंने यूटिलाइज करके मैंने उसको खेलना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये तो कंफर्म हो गया ना, कितने पैसे तो आने ही आने। ये भी कंफर्म हो गया कि पोल ने ये डिविडेंड भरना ही भरना है, और फिर आके उधर ही तो मैंने उसी का पैसा उससे निकाल लिया ना। और मैंने उसमें से करके, तो क्योंकि मैं जो ना बिज़नेस को मैं जैसे देख रहा हूँ, जिस तरह माशाल्लाह आपने भी बहुत बिज़नेस किया, और आप जिस तरह खुद भी कह रहे हैं कि मेडिकल के अंदर ना वो जो 10-15% का प्रॉफिट, देखिए एक बिज़नेस में पहले पैसा इंजेक्ट करना कैपिटल इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, फिर पूरा एक बिज़नेस ऑपरेशनल करना, फिर लोग हायर करना, लोगों को पैसे देना। आपकी करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, तो आपको सिर्फ करोड़ निकालने के लिए शायद 3 साल लग गए होंगे कि करोड़ आ गया। तो चौथे साल में जो पहला आपका प्रॉफिट बुकता है ना, जो आपकी जेब में आता है, वो आपका प्रॉफिट कहलाता है। ये नहीं होता जो पहले महीने में ही आपका सैलरी करके आपका रेवेन्यू में से आपको 10 लाख रुपया बच गया तो आप कह जी वो प्रॉफिट नहीं है, वो तो करोड़ में 10 लाख रुपये एडजस्ट हुआ अभी। तो आप ऐसे बिजनेस में जहाँ पे आपकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, जिस तरह पोल की बात आप कर रहे हैं, आपने अगर 100 शेयर भी लिए हैं 40,000 रुपये के या 42,000 रुपये के, वो पहले ही दिन आपको कह रहा है जी 6,000 रुपये वापस ले लो। 42,000 रुपया पड़ा हुआ है, एक्स होके 36,000 हो जाएगा, फिर 42 पे जाएगा तो 6,000 का तो प्रॉफिट बुक हो गया ना। उसी 6,000 पे आपने और लिया होता तो आपको प्रॉफिट और हो सकता था। तो मैं तो कभी कभी ये लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ आती, लोग अभी भी क्या करेंगे, 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए बड़े में सबसे पहले जाएंगे बिरयानी का रेस्टोरेंट खोल लेंगे, और फिर चले जाएंगे जी कोई बिरयानी ले लो, बिरयानी भी नहीं बिकती। फिर वो जब समझ आ जाती है ना कि 90% लॉस हो गया, बिरयानी नहीं बिक रही है, तो जगह की तो वैल्यू कोई थी ना, कुर्सी भी नहीं बिकती आपकी। फिर आपको समझ आती है यार ये सही नहीं है, वो जो अंकल कहते थे ना कि रियल एस्टेट में कर दो वही ठीक है। पाकिस्तान, सॉरी आपको मैं कट कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर देखें इशू ये है कि लोगों को आप जो टीच कर रहे होते हैं ना, वो मुश्किल अगर लैंग्वेज टीच करेंगे, लोगों को एबिटा का नहीं पता, लोगों को
वो पीवी क्या प्राइस बाय बुक वैल्यू का पढ़ाना इस एज में तो बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब जिनकी इकोनॉमिक्स की अकाउंटिंग की बैकग्राउंड नहीं है, जितने मर्जी आप उनको एक टर्मिनोलॉजी बताते रहेंगे, उनको ना वो कैलकुलेट करनी आएगी। अब वैसे भी इतनी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिसमें आपको ये फंडामेंटल्स तो मिल ही जाते हैं। तो ऊपर से आपने वो स्टार सिस्टम निकाला हुआ है कि कितने स्टार कंपनी है ये, ठीक है ना, तो उसमें मुझे तो इतना ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि ये 5 स्टार 4 स्टार लिखा हुआ है। सर उसके बावजूद लोग लॉसेस करते हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो लेकिन ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ आपने टेक्निकल्स भी आपने पढ़ा दिए, ठीक है ना, ये लाइन लगा दी, वो कर दिया, ये कर दिया। जब तक आप लोगों को आसान लैंग्वेज में बताएंगे नहीं ना कि भाई ये एंट्री और एग्ज़िट कहाँ पे लेना है या कैसे लेना है, उस वक्त तक ये लोग मार्केट में कभी भी फ़ायदा नहीं कर सकते। एक बात। और किसी एक को जो है ना, जिस तरह ये हमारा डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, तो वहाँ पे लीड कर रहा होता है, आपके जो सीनियर्स होते हैं वो लीड कर रहे होते हैं, तो आपको एक वो जो है ना हौसला मिलता है, मॉरल सपोर्ट। तो उसमें जिनको नहीं भी हौसला ना, वो भी कूद पड़ते हैं आतिश। जब लॉसेस हो रहे होते हैं ना, घर वाले आपको फिर वो आके आपके पीछे भी पड़ जाते हैं कि तुम्हारी वजह से लॉस हो गया, ठीक है ना। जब तक लोगों को ये नहीं समझ आएगी ना कि हमने लॉस को गले लगाना। देखें, लॉस का मैं हमेशा कहता होता हूँ कि ये जो लॉस है ना, ये बेसिकली ह्यूमन माइंड में क्या करता है, पेन को इन्फ्लिक्ट करता है। पेन तो पेन वही है जो बच्चा जब सुई देखता है तो माँ से नहीं चिपकता कि मैंने टीका नहीं लगवाना। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी माँ अगर मुझे देख लेना मैं वो सुई मार रहा हूँ डायबिटीज़ की, तो खूब बेहोश हो जाएगी कि ये तो मेरा बाजू कहता था कि तू करा ले टीका भी आप ही लगवा ले, मुझे क्यों लगवा रही है टीका, ठीक है ना। तो वो पेन को अवॉइड करना होता है। तो जब आप ये जो लॉस है ना इंसान का, बढ़ता क्यों है कि वो पेन को अवॉइड करना चाहता है, और वो करते करते वो लॉस फिर मॉन्स्टर बन जाता है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में लोग कहते तो हैं कि फॉर एग्जांपल शरिया कंप्लाइंट कर लो, इन्वेस्टमेंट कर लो, ये कर लो, लेकिन आइडिया ये है कि पेन रिस्क लेना भी लोग गवारा नहीं करते हैं। आप ये भी देख लें, अभी LLM की जो स्कीम आ गई, अभी तो मैं देख रहा था एक भाई साहब ने इश्तिहार डाला हुआ है, आप 10 लाख रुपए का हमारी जगह ले लो, पर मंथ हम आपको 17% देंगे पर मंथ, यानी कि 1 साल के अंदर आपका सारा पैसा वापस आ गया, बल्कि ऊपर से रिटर्न हो गया। तो जब वो हो जाएगा ना, फिर आपको इतना वो मिल जाएगा। अच्छा, प्रॉपर्टी की तरह वो तो नहीं है अवाम में अभी, ठीक है। तो फिर जब लोग उस पर जंप इन करते हैं ना, शुरू में तो कुछ लोगों को प्रॉफिट होता है, और फिर ये भी कहता है जी कि आपने 2 साल तक पैसे नहीं निकालने हैं, ऐप के अंदर कहीं पे नज़र आ रहा है प्रॉफिट हो रहा है आपका, और बाय द टाइम आखिरी लोग आते हैं ना, वो पता चलता है जी लोग ही फ्रॉड थे, वो निकल गया। लेकिन लोगों को यही तसल्ली होती है, रिगार्डलेस, फिर वो चीज़ भूल जाते हैं कि ये किस पर्सपेक्टिव से ये प्रॉफिट दे रहे हैं, वो बड़े बड़े लोग उसमें ट्रैप हो जाते हैं। और वो यही प्रॉब्लम है कि लोग ना रिस्क लेना गवारा नहीं करते। रिस्क इन द सेंस कि स्टॉक मार्केट क्यों नेगेटिव है ना, एक तो आपको हर वक्त ही स्टॉक की प्राइस नज़र आ रही है। रियल स्टेट में ऐसा कोई सीन नहीं है। रियल स्टेट में अगर आपका लॉस भी होगा ना, आपको पता है भाई इसने ऊपर जाना ही जाना है, लेकिन स्टॉक में सेंटिमेंट ऐसे बन जाते हैं कि आपको अगर लॉस हो रहा है ना, तो हमें लगता है कि ये ज़ीरो पे चला जाएगा। और जब आपको अभी आज जिस तरह बुलिश हो गए हैं सारे, अभी सबको लगता है पता नहीं किधर छत फाड़ के कहाँ निकल जाएगा। लेकिन ये दोनों चीज़ों पे काबू रखना कि जब लॉस हो रहा है तो घबराना नहीं है, और जब प्रॉफिट हो रहा है तो ज़्यादा एक्साइट नहीं करना। असल में तो यही तो ये दुनिया में आपको पता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट्स हैं दुनिया में बड़े बड़े, जो कि क्योंकि लोग पागल हो जाते हैं लॉस में ना, डिप्रेशन में चले जाते हैं, खुदकुशियाँ करने की कोशिश करते हैं, कई कर भी लेते हैं। तो उसके नतीजे में फिर ये भी दुनिया में मेडिकल साइंस के अंदर जो है ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट हैं वो मार्ज़ वजूद में आए हुए हैं, जो कि लोगों को उनकी ज़हनी ट्रेनिंग करते हैं कि हाउ टू सर्वाइव इन मार्केट, और वो अगर आपको डिप्रेशन में चले गए तो अब बाहर कैसे निकलना है, ठीक है ना। तो ये क्योंकि बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। असल में होता ही है कि जब तक देखें, आपने लोगों को ये बताना है कि जब तक आपके अंदर एक रोबोटिक एटीट्यूड नहीं आएगा मार्केट के अंदर, कि आपने कामयाबी पे उछलना नहीं है और लॉस को गले लगाना है, फ़ौरन बढ़ के उसको वेलकम करना है कि आइए, ठीक है ना। जिस तरह मेहमान को ग्रीट नहीं करते, इसी तरह जब तक आपको ये दोनों चीज़ें नहीं करनी आएंगी कि कामयाबी पे आपने उछलना नहीं, नॉर्मल बिहेव करना है कि ओके ये तो होता रहता है, जिस तरह लॉस होता है इसी तरह कामयाबी भी होती है। तो आप फौरी तौर पे ना बाहर निकलेंगे एक्साइटमेंट में, क्योंकि जो आप गलती कर लेते हैं। अब ये देखें, जिस तरह मैं ये कहता हूँ कि अब ये 70 से ऊपर RSI से पिछले 1.5-2 माह से मार्केट जा रही है। तो ये जो बेवकूफ़ लोग हैं वो बाहर बैठे हुए हैं कि जी मार्केट तो ओवरबॉट है। मैं कहता हूँ कि इसमें आप रोज़ाना पैसा डालें, हर शेयर के अंदर रोज़ाना 8-10 रुपये बना लेंगे,
आप जितना उसका है क्या 70 से ऊपर, मतलब ये है कि आपका मोमेंटम बहुत हाई है। ये मोमेंटम इंडिकेटर है ना RSI जो है। तो इसका मतलब है कि लोग खूब खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। देखें ना, जहाँ पे कोई खरीद रहा है वहाँ पे बेचने वाला भी है, और जहाँ पे कोई बेच रहा है वहाँ पे खरीदने वाला भी। तो इससे बड़ी लिक्विडिटी हो तो आपको बिजनेस करने का यही तो मज़ा है। ये लिक्विडिटी में तो बिजनेस करने की बात है। यानी कि ये जो मार्केट जो है ये नीलाम घर है ना। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जहाँ पे फिर अगर एक आप किसी ऐसी जगह पे पहुंच गए जहाँ पे सिर्फ सेलर ही सेलर है, या जहाँ पे सिर्फ बायर ही बायर है, तो वहाँ पे आपने क्या कारोबार करना है? आपका कारोबार तभी चमकेगा जहाँ पे सेलर और बायर्स दोनों मौजूद हैं। तो वो बेहतरीन इलाका है। तो सर आपका क्या स्ट्रेटेजी थी अभी, जिस तरह मार्केट बेरिश में रही है काफ़ी अर्सा? जी, उसमें मैंने ये था कि उसमें बैंड बनाया हुआ था, क्योंकि वो साइडवेज चल रही थी ना। तो बेरिश जब तक गिर रही थी तो वो तो एक डिफरेंट था। सो यू वर नॉट फुली आउट ऑफ द मार्केट? नहीं, मैंने बहुत कमाया। मुझे तो वो वाला यानी कि 30 से नीचे RSI में मुझे बहुत ही मज़ा आता है खेलने का। जब सही फियर होता है वो तो इतना पक्का हो जाता है, क्योंकि अब मार्केट लगातार एक बैंड में और कंसोलिडेट हो रही है। उसने वो 1-2 रुपए की मूवमेंट देते ही रहना। तो वो आपने जब वो जो 2 रुपए की मूवमेंट अगर आप कैच कर लेते हैं अपने स्क्रिप्ट में, तो वो उसका जो पर ईयर जो रिटर्न निकलता है ना 50 से 60% निकलता है साइडवेज मार्केट में। अच्छा, क्योंकि आप उसी शेयर को आप OGDC में देख लें, OGDC अभी भी साइडवेज ही है ना, कौन सा कोई चढ़ गया। तो हमने OGDC को जब वो 70 था तो 70 और 85 के दौरान 15 रुपए साल में पता नहीं कितनी दफ़ा बेचा खरीदा। क्योंकि वो 70 और 85 के दरमियान वो 2 साल से तो फिर रहा है, 1.5 साल से। एक दफ़ा 110 किया। तो वो इस तरह करके आप बैंड निकाल लें। बैंड हमेशा मैं बताता हूँ अभी आपको बैंड निकालना आना चाहिए। हर मार्केट अपने बैंड्स के अंदर मूव कर रही होती है, और ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये सिर्फ हॉरिजेंटल नहीं चल रही होती, ये डायगनल्स भी हैं जो ट्रेंड लाइंस की सूरत में चल रही होती हैं। उसके बाद ये सर्कल में भी हैं, जो फिब सर्कल्स हैं वो चल रहे होते हैं। फिर ये बॉक्सेस के अंदर भी चल रही होती हैं। फिर ये वर्टिकल लाइंस में भी चल रही होती है। ये जितना आप इसके अंदर समुंदर के अंदर जाते जाएंगे तो आपको उतना ही मैं कहता हूँ कि जो चार्ट्स हैं ना वो आपसे बातचीत कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है जो कि साइफर है और आपको डीकोड करनी आनी चाहिए। तो जब आप कर लेंगे तो वो जो कैंडल्स हैं वो आपसे बातचीत शुरू कर देती है। अच्छा, चले यहाँ तक तो सर वो समझ आ गई है। अब मैं ज़्यादातर लोग ना, जैसे आपने खुद कहा, आपने बिजनेसमैन ज़्यादातर आपने देखे हैं लोग अपने पर इन्वेस्ट करते हैं। एक चीज़ मुझे बड़ी यानी कि लोग मैं देखता तो हूँ जो लॉसेस करते हैं, दे देन अंडरस्टैंड कि नहीं यार, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में सर्वाइवल के लिए भी, पैसे कमाने के लिए भी। एंड ऑब्वियसली मैंने लोगों की देखी है जर्नीज आफ्टर लर्निंग पे क्या होती है। फेलियर्स देखें ना, आपसे तो जितने भी लोग आएंगे ना, नॉर्मल लोग हैं। मैंने को आगे बताया कि ये तमाम खाते पीते अपने बच्चों को स्कूल लाके अपने बीवी बच्चों के माँ बाप के, मतलब नॉर्मल जी IQ वाले लोग हैं, लेकिन वो चूंकि मनी मार्केट में आके नाकाम हो जाते हैं। जी तो फिर वो आपसे रब्ता करेंगे ना, मैं कुछ सिखा दें, टिप दे दें, क्योंकि आपसे टिप भी कोई मांगेगा, कोई सीखेगा भी। सर सरमाया कम्युनिटी भरी हुई है, 10 लाख रुपये कहाँ पे लगाऊं। मैंने कहा यार इससे बड़ी आपके पास क्या है कि आपके पास पैसे और आपको यही शऊर नहीं है कि आपने क्या करना है, यानी कि पता ही नहीं है आपने क्या करना है, और आप लोगों से पूछते हो क्या करना है। लोग कुछ कह देंगे, कल को नीचे जाएगा तो आप उसी को गालियाँ देंगे, भाई तुमने ये कहा था, गलत कहा था। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि लोग एफर्ट भी नहीं करते सीखने के लिए भी। मैं मनी माइंडसेट के सेमिनार भी किए थे, वहाँ पे मैं करता था, वहाँ पे भी मैंने लोगों का देखा है, सर ये तो सारी चीज़ें सही है, अब बताएं हम कौन सा शेयर बाय। मैंने कहा यार इतना मैं 5-6 घंटे का सेमिनार करके आपको समझाने की कोशिश की। मैं वैसे आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे आप माशाल्लाह पहले ही प्रॉफिटेबल थे, सब थे, वाई यू ऑप्टेड टू ज्वाइन फराज ट्रेनिंग? क्योंकि देखें, मैंने आपको आगे बताया कि मैं ये सिर्फ ये जानना चाहता था कि ये जो 100 में से 90 बंदा हारता क्यों है। अच्छा, ये तो फराज से ही मुझे पता चला, ठीक है, कि क्यों हारता है। और अदरवाइज़ तो आप जितने मर्जी आप PhD भी कर लेंगे, मैं आपको बताया ना कि आप ये तो ज़रूरी नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। जो फराज ने से बात जो पल्ले डाली है ना, ये कि आपने ट्रेडर कैसे बनना है, ये और कोई नहीं डाल सकता। मतलब है कि ना, ये आपको बड़ी जिगरे की बात है। लॉस SL हिट हो रहा है, होने दो, तुमने क्यों छेड़ा, तुमने इसको क्यों हटाया, या पहले क्यों एग्जिट किया कि जी मैं लॉस होने लगा था तो मैंने बंद कर दी ट्रेड। तो नाराज़ हो जैसे कभी ये क्या किया तुमने।
तो ये बेसिकली यही डिसिप्लिन। आपने वैसे सुना कहाँ था फराज के बारे में? वैसे मैं पर्ल टेक। अच्छा, वही जो आपने, मैं भी उधर से फैन निकला होता कि सैटरडे को मार्केट में ऊपर जाना है, मार्केट में पॉडकास्ट शास्त्र तो सुनता नहीं, तो इतना टाइम ही नहीं होता, लेकिन है कि वो पर्ल में मैं कहता यार ये बंदा जो कहता है वही हो रहा होता, तो ये क्या चक्कर होता है वो। लेकिन फिर वही बात है कि जो देखें, आपने वो हार्मोनिक्स पढ़ ली है, आपने इलियट वेव पढ़ ली, आपने गैन थ्योरी पढ़ ली, आपने वो टाइम साइकिल्स पढ़ लिए, आखिर में बिल्कुल जो बेसिक्स जो है ना, सिंपल, स्टिक टू द बेसिक्स, ये फ्राज का फार्मूला है। क्योंकि और मैं देखता हूँ, मुझे कभी कभी इतनी तकलीफ होती है जो एक्स स्टूडेंट जो बेसिक्स पे नहीं स्टेक करते ना, वो अभी भी कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर ज्यादा वो आपको लगातार पुश कर रहे होंगे, सर हार्मोनिक बताएं, सर इलियट वेव और बताएं, कोई कॉम्प्लेक्स चीज गैन थ्योरी कुछ बताएं, रह गया, कुछ आप अपनी कुंडी नहीं बता रहे। और मज़े की बात है कि अभी आप डिस्कॉर्ड के चैनल पे फराज की अपनी ट्रेड भी देख रहे हैं प्रैक्टिकली, जो वो कर रहा होता है मार्केट्स के अंदर आके। फिर हमने ना मंथली या वीकली एक सेशन रखा होता है कि यार ये देखो, ये मैंने ना वो ज़्यादा लेक्चर 3 में बताया था, इस तरह होगा तो इस तरह करना है, यहाँ पे आपने बाय सेल ये लगाना है, तो मैंने उस बेसिस पे लिया। और फिर लोगों को यकीन ही नहीं आता कि एक्चुअल रियल मार्केट्स में भी ये ट्रेड होकर, और ऑब्जेक्टिव भी बताने का ये था कि भाई कोई सीक्रेट फार्मूला नहीं है, यही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अपनी रखनी पड़ती है। अभी मार्केट में ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ आ गई है ना कि जो नॉर्मली लोग कहते हैं भाई ये करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और मैंने नोट की है, लोगों में कख नहीं पता, लॉसेस करके आए हुए हैं, वो हमारा कोर्स कर लेते हैं, सम हाउ दे अंडरस्टैंड कि ये क्या होता है, और फिर जाके यूट्यूब पे रिसर्च करते हैं, और फिर सम हाउ दे अंडरस्टैंड, अच्छा यूट्यूब पे भी, और फिर आके कमेंट आउट करते हैं कि यार ये जो चीज़ें थी ये तो यूट्यूब पे भी, भाई अगर यूट्यूब पे थी पहले क्यों नहीं मिली आपको? हमने ये तो डायरेक्शन दी ना कि इस तरह स्ट्रक्चर करके आपको पूरा आपने वो करना है, पूरी ट्रेड लेनी है, पूरा एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है। तो मुझे ना कभी कभी ये होता है कि चलो हमने इतना शऊर तो दिया ना कि यूट्यूब पे ये देख लो कि सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है। अगर आपको नहीं पता थी तो पहले कर लेते। अब मैं वैसे आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो पूरा आपको पैटर्न सीखने को मिला, जिस तरीके से मिला, ऑब्वियसली एक बड़ी एक्सटेंसिव वीकली बेसिस पे हमारा होता था, हाउ डू यू सी योर सेल्फ कि जो लर्निंग आपको थी, कि कितना उस एनवायरनमेंट ने, उसने पूरे ने कंट्रीब्यूट किया आपकी लर्निंग के? मुझे हर तरह की कॉम्प्लेक्सिटी आती थी और उसके अंदर इंटरेस्ट था, कि मैंने बताया ना कि इलियट वेव में भी मुझे इंटरेस्ट था, मुझे गैन साइकिल में भी इंटरेस्ट था, टाइम साइकिल में भी था, सब चीज़ों में था। लेकिन है कि एक चीज़ बड़ी उन्होंने मतलब आसान ये कर दी कि मुझे वो सारी स्लेट की तरह साफ़ करनी पड़ी, और वो जो पिछली सारी मिथ्स थी उनको साफ़ करके तो एक चीज़ ज़हन में डाल दी, स्टिक टू द बेसिक और बिकम अ ट्रेडर। ये दो चीज़ें थी। स्टिक टू द बेसिक भी आसान हो गया, बिकम अ ट्रेडर ये समझने वाली बात है, ये हर कोई समझता नहीं है कि हाउ टू बिकम अ ट्रेडर। तो मैंने बताया वो साइकोलॉजी है। अब जिसमें लोग कहते हैं कि जो कहते हैं सिर्फ फंडामेंटल्स काम करते हैं, कोई कहता है सिर्फ टेक्निकल काम करता है, कोई कहता है कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो मैं ये कहता हूँ कि नहीं, वो तो शायद 25-30% ही है सब कुछ। असल वो बाय सेल वाला बटन है, वो कब दबाना है आपने और कैसे दबाना है और क्यों नहीं दबाना, और वही गेम है सारी। वो है वो जहाँ पे आप पैनिक हो आपने पैनिक नहीं लेना, जहाँ एक्साइटमेंट हो आपने एक्साइटेड नहीं होना। इस सारे चक्कर में जो सबसे बड़ा मतलब मैंने जो सारी ट्रेनिंग की वो तो की ये इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर और फॉरेक्स के अंदर और इस तरह, वो F-16 उड़ाना है, ठीक है ना, उसके अंदर बहुत स्पीडली। लेकिन है कि अब चूंकि मेरी सारी रकम तो पाकिस्तान में लगी हुई करोड़ों रुपए में, तो ये हो नहीं सकता कि अग्गा दौड़ पीछा चौड़। तो वो अभी वो बड़ा मसला है कि मसलन वो जो अब अगर मैंने पाकिस्तान मार्केट में रहना है तो मैंने 60-65 स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट बनाई हुई है। तो अब वो मैंने रिलीजियसली, मेटिकुलसली और एज अ ड्रिल मैंने वो चार्ट रोजाना देखने, ठीक है। अब शुरू भी कैसे करना है, मंथली से फिर वीकली से डेली से आवरली, जितनी देर तक, और फिर उसका हर चार्ट के आगे लिखना है बायस, पॉजिटिव नेगेटिव, एक इनकी लिस्ट रोज बनानी पड़ती है। और जिसमें फिर मैं देखता हूँ कि अच्छा जब मेरे पास ये जो पड़े हुए हैं जितने स्विंग वाले, इनमें कौन से सुबह बेचने हैं और कौन से निकालने हैं और कौन से रखने हैं, तो वो रोज़ 4-5-6 घंटे चाहिए मुझे स्टडी करेंगे। देखिए ना, हर स्टॉक को भी अगर मैं 5-6 मिनट भी लगाऊंगा, 10 मिनट भी लगाऊंगा और फिर कुछ सोच के लिखूंगा भी उसके बारे में कि क्या है, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं तो अब ये फॉरेक्स को तो मैं तो बिल्कुल टाइम ही नहीं दे पाता कि भाई मैं क्या करें, क्योंकि ये अगर मैं इसको जो मैं असल कमा रहा हूँ दिन में 25-30 लाख रुपया, तो मैं डॉलरों में तो नहीं कमा सकता।
नहीं, प्रॉब्लम पता क्या है पाकिस्तान में, हमने जो डिज़ाइन किया ना, दिस इज़ नॉट टू बेसिकली प्रमोट एनी फॉरेक्स और समथिंग। सबसे मुश्किल मार्केट फॉरेक्स की मार्केट है, यानी कि लोग पढ़ाते हुए भी हाथ अपना उठाते हैं वहाँ से, और वो बड़ी सिंपल चीज़ें आपको बता सकते हैं। एक तो हमारा मकसद ये था कि एक ऐसी मार्केट पे लोगों को अगर समझ आ जाए ना कि ट्रेंड को पकड़ना कैसे है, राइट कैसे करना, ट्रेड कैसे करनी है, स्टॉप लॉस हिट होकर निकलना कैसे है। सो दैट मीन्स कि जब आप ESX में जाएंगे ना, कंपैरेटिवली आपको सुकून बहुत वाला माहौल पुरसकून मार्केट, पुरसुकून मार्केट आपको मिलेगा। 2-3 दिन देती है सोचने के लिए। हाँ, आराम सुकून से एंट्री लेनी है ले लो, नहीं लेनी तो निकल जाओ। वो आपको ना इतना वो उसमें नहीं है। लेकिन हमने जानबूझ के सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ को पहले पकड़ा, और अब हमें थोड़ी समझ आती है कि हमारा पहला 4 हफ्ते जो है ना, वो फॉरेक्स के ऊपर लग जाते हैं। पिप क्या होती है, ये क्या होता है, वो। हमने कहा यार ये थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई इस तरह करते हैं कि लोगों को ईजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि चार्ट्स को एनालाइज कैसे करना है। तो उसके ऊपर हमारा थोड़ा फोकस पिप ज़्यादा है। की बना के दे दी जाए कि ये आप खुद देख लें, पिप ये कि मूवमेंट ये पिप है, हाँ ये फलां, उसकी एक की बन जाए, ठीक है ना, हाँ कि भाई ये की है, ये तो आपने याद करनी है, इसको यूट्यूब से देख के याद कर लें, जहाँ से मर्जी कर लें इसमें तो। लेकिन आपको असल तो चार्ट समझना, चार्ट क्या कह रहा है। जी जी जी। और दूसरी बात ये है कि ये जो है कि मैं ये कहता हूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जो जहाँ पे लोग गलती कर रहे होते हैं, मसलन अगर मैं पास्ट के बिहेवियर को देखूंगा कि वो जो लोग मार खाप भी गए हैं, उनकी कैंडलें भी तो है ना, हाँ हाँ जो कब्रिस्तान में पहुंचे हुए हैं, तो हाँ। मुझे बताएं कि वो उस कैंडल से मेरा क्या लेना देना। सही बात, वो उस तो ज़माने हिस्ट्री है। में कंप्यूटर नहीं थे, कोई और चीज़ें नहीं थी, बहुत सारे मसाइल थे, वो और चीज़ थी। फ्यूचर का जो काम है वो अल्लाह ताला का है, ठीक है ना। मैं आई एम नो बॉडी टू प्रिडिक्ट। तो मेरे पास जो है वो हाल है प्रेजेंट में मैंने क्या करना है। तो जितनी देर तक मेरा माइंड वो फोकस नहीं करेगा ना कि मैंने प्रेजेंट में क्या करना है, मैं मार्केट में कामयाब नहीं हो सकता। और मैं हमेशा ये मिसाल दिया करता हूँ कि देखें, ये जो आप कार ड्राइवर होते हैं या मोटरसाइकिल जो राइडर होते हैं, अगर 200 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से वो चला रहे हो, दोनों चीज़ें, और अगर वो ये फ्यूचर का या पास्ट का सोचना शुरू कर दें, आप यकीन जाने दे विल डाई, वो एक्सीडेंट करेंगे। इस मोड़ पे टक्कर हुई थी, जाना ही नहीं है। हाँ, वो पीछे जैसे हो रहे होंगे या आगे, तो उनको फोकस करना पड़ता है राइट नाउ कि इस वक्त, क्योंकि वो यूं भी स्टीयरिंग होगा, कार उलट जाएगी, मोटरसाइकिल उलट जाएगी, तो वो यानी कि राइट एट द मोमेंट को फोकस कर रहे होते हैं। जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करना सीखेंगे, क्योंकि आपकी कैंडल इस वक्त क्या कर रही है, इस वक्त बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है, आप नहीं कमा सकते मार्केट से, क्योंकि ये चीज़ें आपको समझ नहीं पड़ेंगी। ये सारी साइकोलॉजी है। ये मतलब है कि फोकस करना, तो देखें ना, अब आपको फोकस करना कौन सिखा सकते हैं, ये तो आप खुद ही प्रैक्टिस करेंगे ना। मतलब मैं आपको कहूँ बाय, तो ये कैसे लोग हैं जो मेरे कहने पे आप अपना पूरा सरमाया झोंक देंगे बाय, ठीक है, ये तो कोई तरीका नहीं है। फराज कहे बाय तो मैं भी बाय, अब भाई आप फोकस तो करें कि वो क्यों कह रहा है बाय। तो जब तक आप खुद ही नहीं समझेंगे, तो वो आप फोकस ही नहीं करना चाहते, तो आपने क्या सीखना, बताएं। ये सबसे बड़ा मसला है, लिव इन द मोमेंट। और मुझे लगता है पाकिस्तान में लोगों को ये समझ नहीं आती कि हमने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है, अब हमारे पास ये नॉलेज तो आ जाता है कि उस पैसे के साथ करना क्या है। अब वो नॉलेज के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ट्रेनिंग्स लें, कुछ करें। भाई आप खुद जाके रिसर्च तो कर सकते हो ना कि करना क्या है। ओपन व्हाट्सएप ग्रुप का ढूंढेंगे, बंदे ढूंढेंगे, उनसे पूछ लेंगे भैया मैंने क्या करना है। अब बंदों मैंने लिया हुआ है सिस्टम्स के अंदर, अब सिस्टम आपको की तरह मूव नहीं किया तो मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिस्टम बुरी कंपनी है, सिस्टम अभी भी अच्छी कंपनी है। लेकिन आइडिया ये है कि वो जो और ये नॉलेज ना होना, मुझे तो लगता है इससे ज़्यादा लोगों के लिए परेशानी वाली बात ही नहीं है कि मेरे पास 10 लाख रुपए थे, मैंने झोंक दिया मार्केट में और मुझे कख नहीं पता कि ये ऊपर क्यों गया या नीचे क्यों गया। अगर नीचे क्यों गया, मैं तो हमेशा रात मेरी जागते हुए गुजरेगी इस पैनिक में अंदर, यार मैंने क्या कर दिया था, 1.5 लाख लॉस हो गया, 2 लाख लॉस हो गया। सॉरी, आपने सिस्टम का नाम लिया तो मैं टोक रहा हूँ कि जो आपने जब भी कोई स्क्रिप्ट सेलेक्ट करना होता है ना, तो उसका आपने हेल्थ इंडेक्स देखना होता है। हेल्थ क्या होती है? हेल्थ ही होती है कि वो उसको आपने देखना है कि KSE से ऊपर जा रहा है या नीचे। जिस तरह आपने सिस्टम का नाम लिया, आपको पता है कि पिछले 2 साल से ये इंडेक्स से नीचे है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये मैंने रखा हुआ है तो मेरा रकम बर्बाद हो रही है, क्योंकि ना मैं इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज कर रहा हूँ, ना मैं इंडेक्स के अगेंस्ट हेज कर रहा हूँ, और वो मेरा इंडेक्स ऊपर जाई जा रहा है। बाकी स्क्रिप्ट जो इंडेक्स से ऊपर चल रहे हैं 20%, 30%, वो भी तो है ना। मतलब अब हबको इंडेक्स ऊपर जा रहा है, पोल इंडेक्स से ऊपर जा रहा है,
ठीक है ना, या ये जो है ईफर्ट इंडेक्स से ऊपर जा रहा है। आप वैसे सेक्टर कैसे सेलेक्ट करते हैं, किस सेक्टर में आपने एंट्री लेनी है? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैंने इंडेक्स को बेंचमार्क बनाया होता है ठीक है, कि जो चीज़ तो इंडेक्स से ऊपर है वो मेरी सिलेक्शन में होगी, ठीक है। और जो नीचे है उसको मैंने लात मार के ऊपर कर। और वो आप किस तरह करते हैं, वीकली मंथली बेसिस के ऊपर के? सारा वक्त जी मैं तो जब अपने शेयर को, अगर वो उसने मेरे इंडेक्स को क्रॉस करके नीचे चला गया ना, वो मेरे काम का है ही नहीं। किस लेवल पे आप देख रहे होते हैं इसको इंडेक्स के साथ? केसी 100 को देख केसी 100 को मंथली डेली लेवल पे, डेली पे है? हाँ, अगर वो उसने इंडेक्स से नीचे परफॉर्म करना शुरू कर दिया हाँ, तो वो मेरे काम का नहीं है। ठीक है। और अभी इस टाइम पे अगर मैं वैसे स्टॉक सिलेक्शन, मैं वैसे जनरली आपको देखें, ईफर्ट देखें, हाँ, पोल देखें, ठीक है ना, हाँ, या उसमें कोलगेट देखें, हाँ, फिर इस तरह आप ये देखें, इवन अब तो GH है, नाई है, एशकार, इस वक्त तो ऑटो सारी ऊपर निकल गई है, हाँ, इंडेक्स से ऊपर निकल हाँ, गई है, ठीक है ना। हाँ, आप इनको वॉच करते जाएं, PTL देख लें, आप एटलस बैटरी देख लें, ये इंडेक्स से ऊपर निकली हुई हैं। ठीक है। हाँ, एक जो इशू जो चल रहा होता है ना, जहाँ पे अभी इस वक्त जहाँ पे मिसलीडिंग हमारे ये जो कैलकुलेशंस जो मिसलीड कर रही होती हैं, वो आ रही होती हैं जब ये एक्स होती हैं चीज़ें, और जब ये डिविडेंड और बोनसेस आ रहे होते हैं, उस वक्त वो जो कैंडल्स बनती हैं, देखें ना, वो तो आपको इंडेक्स से नीचे ले जाएंगी। तो आप गलती में आके वहाँ पे बेच दें कि ये तो इंडेक्स से नीचे चली गई है, तो आपको हर जगह पे वो जो हाइड मार्क्स ऑन द बार वो काम नहीं आते। आपको वो कई दफ़ा जो है ना मार्क्स ऑन द बार रखने पड़ते हैं कि भाई ये क्यों गई है नीचे, यहाँ पे लिखा पता होना चाहिए एक्स कि भाई ये एक्स हुई है यहाँ पे। हाँ, एक बंदे ने मुझे लिखा कि आप तो बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी स्टॉक मार्केट में बड़े पैसे बनते हैं, देखे ना जरा, मिले ट्रैक्टर 1100 का था, आज वो 500 का हो गया। हमारा अल्लाह के जिसने 1100 का लिया वो छलाके मार रहा है। किया तूने जो मिले ट्रैक्टर 1100 पे लेकर अयाशी कर रहा है। कोलगेट जो थी वो 100% का बोनस आया, तब तूने किधर किया वो? सर बेसिक्स नहीं है मेरे ख्याल में। अगर वो लोगों को समझ आ जाए ना पैसा बन कैसे रहा है, मैं तो बाकायदा मैंने सेमिनार के अंदर बोनस और डिविडेंड को पूरा लेक्चर दिया हुआ है। यार आपको ये समझ आनी चाहिए कि शेयर, सिर्फ आपने पैसे शेयर की प्राइस बढ़ने या घटने से नहीं बनाने हैं। कभी कभी आपको शेयर की प्राइस बढ़ते हुए मिलते हैं, कभी आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। जब इसमें ये जिस तरह हमारी आपस में ये डिस्कशन इस तरह ये मार्केट के ऊपर हो रही है, अब देखें आप जितने बढ़ती आप पॉडकास्ट करते रहे, हाँ, जो हम लोग आपस में जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो हम लोगों को नौवारद लोग जो हैं, उनको जो हम चीज़ें सिखा सकते हैं कि भाई आपने हेल्थ कैसे देखनी है, इंडेक्स कैसे देखना है, आपने KSE से कंपेयर कैसे करना है, सेक्टर को कैसे कंपेयर करना है, फिर इंडिविजुअल स्टॉक को कैसे कंपेयर करना है। ये देखें आप, ये इवन ट्रेडिंग व्यू पे ये इंडिकेटर्स हैं, ये हेल्थ इंडेक्स के, जिसमें इंडेक्स के साथ आपका स्टॉक आप कंपेयर कर सकते हैं, सेक्टर को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लोगों को पता ही नहीं है इस बात का। और इसी तरह अब ये जो है, अभी आप लोग आपकी जो वेबसाइट है ना, उसके अंदर मैं ये कहूँगा कि ये दोनों ही इंडिकेटर आपको निकालने हैं, जिसमें ये आपने इसको रखना है कि सेक्टर क्या परफॉर्म कर रहा है इंडेक्स के अगेंस्ट। वो इन्वेस्टर्स लाउंज के अंदर अवेलेबल है शायद, और ये जो स्टॉक इंटेल में सर हमारा हर एक कंपनी का वर्सेस इंडेक्स का एक पूरा ग्राफ है पूरा है, ठीक है। आपकी तो अपने पोर्टफोलियो का है तो नहीं, अब उसमें यह है ना कि फिर अब देखें, मसला ये है कि ये आपको फिर वही शॉर्ट्स बना के या यूट्यूब पे, या फिर आपको लोगों को बताना भी तो पड़ेगा ना कि इधर ये अवेलेबल है ये, क्योंकि वो वेबसाइट इतनी डिटेल्ड है। मैंने इवन अगर मेरे प्लेटफॉर्म या ऐप को तो आप यूज़ कर ही रहे हैं, अगर मैं उसकी वैसे जाऊँ ना कि अगर एक आम बंदे ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिस तरह आप एक कंपनी का कह रहे हैं ना कि अगर वो इंडेक्स से नीचे है तो दिस इज़ नॉट ऑन योर हॉट, आपका अपना पोर्टफोलियो इंडेक्स से नीचे है तो दैट मीन्स कि कोई मसला है। और वो जो मसला है ना, वो आइडेंटिफाई करने के लिए फिर आपको डीप रिसर्च करनी पड़ती है। भाई मैंने क्या रखा हुआ है, कंपनी कहाँ पे चल रही है, कौन सा सेक्टर चल रहा है, उसके लिए फिर डिटेल में इवन मेरा सेक्टर वर्सेस इंडेक्स का ग्राफ है कि हर सेक्टर में आप देख सकते हो कि क्या चीज़ चल रही है उसमें। ठीक है। और आइडिया मेरा ये है कि देखें सारी चीज़ें तो बंदा टक्कर ठोकर खाएगा, नीचे गिरेगा, तो सीखने के लिए फिर वो रिसर्च करना स्टार्ट करेगा। लेकिन आइडिया ये है कि जब तक वो यानी तैराकी में पानी में गोता नहीं लगाएगा तो उसको समझ कैसे आएगी। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप मार्केट के अंदर अगर रहेंगे नहीं तो कमाएंगे नहीं। मतलब जो लोग आपको कहते हैं आप निकल जा, तो वो तो नहीं आप कमा सकते। जो आपको कहेंगे कि इस वक्त हालात ख़राब हो गए, अभी ना डाली पैसा, फिर भी नहीं आप कमा सकते, क्योंकि ये मार्केट तो एक मगरमच्छ की तरह सोई रहती है ज़्यादातर। लेकिन है कि और उसमें भी आप कमा सकते हैं अगर आपको आता है तो, ठीक है। उसमें आप बैंड बना के, मैं आपको बताया ना, साइडवेज है तो सोई हुई कोई बात नहीं, सोई रहे, वो हमारा फ़ायदा है क्योंकि हमारी रकम महफूज है सोई मार्केट में। ये जितनी वॉलेटाइल होगी उसमें उतना ही रिस्क भी तो बढ़ता जाता है ना, तो आपकी रकम उतनी गैर महफूज भी होती जाती है कि एक भांड मारा आपने तो आप तो गए,
तो उसमें यह है कि आप जिस तरह ही वो सुई हुई है उसको आप कर लें कि जी ये मेरा बैंड है, इसमें आप खेलते रहें, और जैसे ही आप मार्केट के अंदर बैठे हुए तो आपने जितने डिफेंसिव स्टॉक्स के अंदर अपने पैसे रखे, मैंने बैंक में कभी पैसे नहीं रखे, मैं हमेशा फुली मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, फुली। ये भी मैं नहीं करता कि जिधर प्रॉपर्टी ले ली उधर प्रॉपर्टी ले ली, क्योंकि मुझे वो शौक ही नहीं है, वो ना बिकती है टाइम पे। देखिए मैंने अपना घर बिकने पे लगाया हुआ है, आज 3 साल हो गए, मैं वो मेरी प्राइस पे बिकता ही नहीं। तो मैं पागल हूँ, मैंने तो उसको ये देखना है कि भाई जो नई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, अगर वो फर्ज करें 3,000 रुपया या 4,000 रुपया वो पर स्क्वायर, 6,000 रुपया सर। हाँ जी चले, तो वो जो भी आ रही है आप ऊपर कर दे। हाँ, तो मैं पागल हूँ, मैं 4 कनाल का घर बेच के मैं 1 कनाल की जगह ले लूँ। तो मैं वो ले ही ना सकूं कि नहीं जी अब तो वो उधर चूंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी है, लैंड कॉस्ट तो बड़ी ही नहीं है, ठीक है। तो मैं इस किस्म के फजूल काम मैं कहता हूँ शुक्र है अल्लाह ताला का कि मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टर नहीं। जो पैसा आपको मार्केट को मैं ATM मशीन कहता हूँ। देखें इसमें क्या है कि इसमें हर तरह का बंदा फिर रहा है, इसमें नौसरबाज भी फिर रहा है, फ्रॉडिया भी फिर रहा है, इन्वेस्टर भी फिर रहा है, ट्रेडर भी फिर रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी फिर रहा है, ठीक है ना, स्कैल्पर भी फिर रहा है, हर तरह का मतलब है कि, और आपने इनके अंदर अपना रास्ता बनाना है। और अगर आपके अंदर वो स्किल है तो आप बना लेंगे, नहीं है तो आप मारे जाएंगे। अब ये ATM मशीन है, आप ये इसमें 300% भी कमा सकते हैं, 400% भी कमा सकते हैं पैसा, यानी कि बैंक टाइप है, लेकिन ये बैंक है नहीं। बैंक में तो आप देखें ना कूल और काम तरीके से जाते हैं, चेक साइन करते हैं, आपको पता है मेरे पैसे पड़े हुए हैं, तो आपका मेंटल एटीट्यूड कुछ और है कि मेरे ही पैसे हैं, मैं निकाल रहा हूँ, तो आपको पता है कि मैंने लाख रुपया लेके बाहर निकलना है। तो वो जो चाल आपकी उस वक़्त है और वो मार्केट के अंदर चाल है, उसमें बड़ा फ़र्क है। इसमें यह है कि ये नौसरबाजों के बीच में आपने ज़िंदा रहना है, और जो कहेगा ये बढ़ गया है, ये फलान, ये शेयर ले लो, ये बेच दो। आई थिंक सर मेरे ख्याल में अगर आप प्रॉपर एक एजुकेशन को, तो ये नहीं, मैं नहीं कह रहा कि 6 साल पढ़ के जाए। हाँ, हमने जिस तरह डिज़ाइन किया ना, बहुत ही उस पर अगर आप आए, आपने थोड़ा सा स्मार्ट होना है सबसे, थोड़ा सा, और आप बहुत पैसे बना सकते हैं। गाइड करना, मैंने बताया ना कि उसके लिए हमारे इस किस्म की डिस्कशंस बहुत ज़रूरी हैं मार्केट के बारे में, कि मैं इस वजह से कहता हूँ कि ये, क्योंकि जितनी यंगस्टर्स जितनी देर तक हमारी इस बात को समझेंगे नहीं ना, देखिए या तो देखें एक मिनट में से, या तो हमारे पल्ले पड़ते हैं ब्रोकर्स, वो भी फ्रॉडी हैं, मतलब है कि उन्होंने तो हर चीज़ अपना देखना है कि भाई कमीशन क्या बना, उनका रोजी रोटी, अब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा खाएगा क्या। तो वो तो आपको कभी भी उस तरह गाइड, क्योंकि उनका वो जहन ही नहीं है वो इन्वेस्टमेंट वाला या स्विंग वाला, ठीक है ना। वो तो कहेगा ये जल्दी जल्दी बेचे खरीदे ताकि मेरा कमीशन बने, तो उसकी रोजी रोटी है। तो इसी तरह तनख्वाहदार जो मुलाजिम है, वो भी आपको पता है कि सिर्फ पहली पे टनल विजन होती है ना ये, कि वो जिस तरह घोड़े को आप वो जो चमड़ा के चढ़ा देते हैं कान के, भाई वो सीधा घास को देखता रहता है, भागता जाता है। सही है, ठीक है ना। तो ये जो मुलाजिम पेशा लोग होते हैं वो भी टनल विजन वाले होते हैं। इसी तरह ये जो ब्रोकर्स होते हैं जिनकी रोजी रोटी इस चीज़ से है, तो वो आप सिर्फ चाहेंगे कि सिर्फ उसी की चीज़ इस तरह की बिके और उसका कमीशन बने। जो हम एज अ बिजनेसमैन है, हमारा कॉन्सेप्ट और है, मेरा भी कॉन्सेप्ट और है, आपका भी और है। आप ये कहेंगे कि भाई ये रकम दुगनी कैसे हो रही है, तिगनी कैसे हो रही है, मेरा इंटरेस्ट क्या आ रहा है, मैं कितने % कमा रहा हूँ, मैंने बैंक का इंटरेस्ट क्या है, मेरी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या चल रही है, मेरा रेट ऑफ रिटर्न क्या है, मेरी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मेरे टाइम की कॉस्ट, हर चीज़ हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है ना। ये कैलकुलेशन हमने अपनी कौम को सिखानी है कि भाई यंगस्टर्स को, कि भाई जितनी देर तक आप टाइम इज़ मनी। अगर मैंने अपनी DP पे भी लिख के लगाया हुआ कि अगर आपका पैसा सोते हुए नहीं कमाता तो यू आर एट अ लॉस। ठीक है ना, क्योंकि 24 घंटे तो फिर आपका मतलब है कि आप खड़ा हो गया साइकिल। तो आपका पैसा, आप सो रहे हैं जाग रहे हैं, वो रोटेशन में होना चाहिए और वो कमा रहे होना चाहिए। टाइम इज़ मनी। मेरे ख्याल में स्टॉक मार्केट से बेहतर जगह नहीं, कोई जगह नहीं है मेरे ख्याल में। इतने ईजी तरीके से, अगेन मैं कह रहा हूँ ले मैन के लिए नहीं, यू नीड टू बी स्मार्टर दैन दी ऑडियंस। जो पूल है, जिस तरह आपने बात की है, उसमें हर किस्म का बंदा है, आपने उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट होना है कि आपने एंट्री उससे उस वक्त लेनी है जब सारे घबरा रहे थे, और एग्जिट उस वक्त लेना है जब सारे बहुत खुश थे कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो कुंडी मैंने आपको बता दी है कि अगर वो स्टॉक इंडेक्स से ऊपर परफॉर्म कर रहा है तो आप प्रॉफिट बनाएंगे ही बनाएंगे। हाँ, क्योंकि वो इंडेक्स से ऊपर चल रहा है। हाँ, ठीक है ना। तो अगर आपने वो निकालने का फन सीख लिया कि आपने अपना स्टॉक खरीदने से पहले देखना है कि ये इंडेक्स से ऊपर है या नीचे है,
हाँ। और अगर आपने इंडेक्स से ऊपर वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लिया, जैसे ही वो इंडेक्स से नीचे आप बाहर आ गए। हाँ। अब मैंने सर हमने स्पेस की ना ड्यूरिंग जी कितना पिछले एक साल से हमने कर रहे थे 50 एपिसोड्स का, हमने ना सरमाया स्पेस खिजर उसको लीड कर रहे थे। उस सारे का मकसद ही समझाना था बहुत ही लेमैन टर्म्स के अंदर। अभी भी मैं सबसे कहूँगा जिसने बिज़नेस समझना है, स्टॉक कैसे परफॉर्म करते हैं, बिज़नेस का बिज़नेस साइकिल कैसे है, कैसे वो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, आप यकीन करें उस वक्त लोगों का जो इंटरेस्ट था ना इन द मार्केट वो ज़मीन पे लगा हुआ था। और उस वक्त हम समझा रहे थे यार ये कर लो, ये इस तरह समझ आनी चाहिए, ऑयल एंड गैस पे हमारी पेट्रोलियम क्यों अच्छा है, ठीक है, और क्यों PPL और OGDCL में क्या इश्यूज़ हैं जिसको आपने देखना चाहिए, क्यों ये वाले सेक्टर कंपैरेटिवली ज़्यादा है, किस तरह आपको देख कर वो करना चाहिए। लेकिन फिर मुझे समझ ये आती है कि अभी जाके आप सुनेंगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा कि बड़े काश हमने ये सुन ली होती, अगर सुन भी ली होती, काश हमने ये एक्शन ले लिया होता तो आज हमें इतना प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन उस पॉइंट इन टाइम पे जैसे अभी भी कन्वर्सेशन हो रही होगी, जो लोग नहीं कर रहे हैं मोटिवेट तो हो जाएंगे और ये भी कहेंगे कल मैं अकाउंट खोल लूँगा, वो कहते हैं ना कल नमाज़ कर लूँगा, कल इधर चला जाऊँगा, कभी नहीं होगा वो। जब तक आप ओपन नहीं करेंगे, जब तक आप पहला पैसा डालेंगे नहीं, जब तक आप पहला लॉस बुक नहीं करेंगे, जब तक आप पहला प्रॉफिट देखेंगे नहीं, ये पूरी ऐसी इमोशंस है ना, मेरा नहीं ख्याल कभी भी आप पैसा कमा सकते हैं इस नहीं, तो तरीके से। इसके लिए बड़ा आसान तरीका है ना, देखें ऑड लॉट में आप काम शुरू कर दें। हाँ, एक ले ले, दो ले ले। आपने 5 शेयर मिलत के ले लिए, 1 शेयर और कोलगेट का ले लिया, कुछ तो शुरू तो करें ना। हाँ, तो अब या कोई कहेगी मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये तो बताया ना, मतलब आप ऑड लॉट में अगर कर लें और उसको फ्री करना शुरू करें। और जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में लोग पैसा बनाने वाले को बहुत ही नेगेटिव समझते हैं। हाँ, हाँ। आप भी बना सकते हैं पैसा, उन्हीं के पीछे लगा दें। मंशा साहब आपके लिए 10 कंपनियां खोल के बैठे हुए स्टॉक मार्केट में, आप चले जाएं। आप 500 शेयर MCB के ले लें, उसको फ्री करना सीखें। हाँ, फ्री कैसे करते हैं, आप 300 ले लें वैसे और 200 से आप शुरू कर दें अपनी स्विंग, हाँ, तो उसको नीचे लेके आए। हाँ, 150 रुपये को आप 0 पे लेके आए ना, ये तो इतना, इसमें क्या मसला है, 500 शेयर कितने के आ जाएंगे? हाँ, 150 रुपये का है ना हाँ। MCB। पर 150 का ही है मेरे हाँ ख्याल जी, में। तो 75,000 रुपये के आएंगे ना। हाँ, तो आप 75,000 में से 35,000 40,000 आप अपने उसमें पक्का डाल लें, हाँ, और बाकी 30-40,000 में आप स्विंग खेलना शुरू कर दें और उसको नीचे ऊपर खेलते रहें। कुछ प्रैक्टिस तो करें। हाँ, तो वो और आप उसको जब आप जीरो कर लेंगे तो आपका जो वो कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ, आप यकीन जाने एक शेयर को आप जीरो कर लें हाँ, कि कैसे करते हैं, हाँ, आप करें तो सही ना। हाँ, तो उसके बाद फिर आप जो है आपका जो खुल के खेलने वाला काम होगा, हाँ। जो आप इंजॉय करेंगे। सर हम ऑलरेडी तकरीबन 2 घंटे के करीब आ गए और आई थिंक कि ये ऐसी डिस्कशन है जो मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ, आपके साथ कंपनी वैसे ही एंजॉय करते हैं, लेकिन ये डिस्कशन भी ऐसी है जो कि हम पिछले 3-4 साल से इसी साइकोलॉजी और लोगों को उसकी तरफ लाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जाते जाते अगर आपने सम अप करना हो, जो नए बंदे आपको सुन रहे हैं, आपकी बड़ी ज़बरदस्त फॉलोइंग है, मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप और इस पर टेलीग्राम पे देख रहा होता हूँ। व्हाट पीस ऑफ एडवाइस यू नीड टू गिव टू देम राइट नाउ कि मार्केट में कैसे बिहेव करना है, क्या करना है? मैंने बताया ना, एक तो हेल्थ इंडेक्स देखें, स्टॉक का टेम्परामेंट, लॉस को बर्दाश्त करना सीखें। खून के अंदर अपने हाथ रंगे हुए ना, तो अपनी नर्व्स को छोड़े ना। आप ये देखें कि ये खून निकल रहा है, इसको बंद कैसे करना है। जब तक ये ब्लीडिंग पॉइंट्स आपको बंद नहीं करने आएंगे तो आपके हाथ पांव अगर फूलेंगे तो वो एक आर्टरी की जगह 4 वो और पंक्चर लगा देंगे आप उसमें, तो वो खून और निकलना शुरू हो जाएगा। तो आप यही देखें कि जब तक आप देखें कसाई कितनी महारत से बकरा टक 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 करके काटता है, कि उसको उसका ज़हन उस तरह ट्रेन हुआ होता है। अपने आप को जब तक आप ये ट्रेन नहीं करेंगे साइकोलॉजिकली, लॉस को बर्दाश्त करना सीखें और खुश जो प्रॉफिट में उछलना बंद करें, एक्ट एज अ रोबोट, बस ये इमोशंस को डिस्कनेक्ट कर दें मार्केट से। हाँ जी, बिल्कुल सही है। आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त कन्वर्सेशन रही है सर आपसे, और मेरे ख्याल में ये तो थोड़ा सा मैं आपकी अपनी मुझे तो बड़ी इंस्पिरेशन आपसे मिलती रहती है, आप माशाल्लाह जिस तरह बिज़नेस को लेके चल रहे हैं। बट आई वांटेड द ऑडियंस टू आल्सो अंडरस्टैंड कि माइंडसेट क्या था आपकी इसके ऊपर, एंड आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। अगर आपने कोई कमेंट फीडबैक शेयर करना हो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं। यही पॉडकास्ट हमारी सब ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। यही पॉडकास्ट अब हम फेसबुक और यूट्यूब पे सेम डे पे लाइव करते हैं। कुछ क्लिप्स आप शॉर्ट्स पे भी देख सकते हैं इसके बाद में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अपने प्लेटफॉर्म के साथ बाद में इंटीग्रेट भी कर दें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब अगेन फॉर कमिंग, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जिनने ये पूरी अभी तक देखी है, एंड इंशाल्लाह वी विल मीट यू नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।